हेलो और वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो ये सारी की सारी पीडीएफ देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि इस वाली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं जी क्लास 12 की पोल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सेकंड बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं चैप्टर वाइज डाल रहा था बट बच्चों ने बोला नहीं सर चैप्टर वाइज मत डालो, पूरी पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ डालो। तो ये लो जी, आपकी फरमाइश मैंने पूरी कर दी। पूरी की पूरी सेकंड बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपके सामने ये रही। ठीक है जी। और बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डालता हूं तो उसका क्या मतलब है कि पूरा का पूरा पेपर इसी से बनने वाला है। किसी को डाउट, असमंजस या कोई परेशानी तो मैं आपको बता दूं, हमारे दूसरा चैनल है भरत कुमार खोरवाल करके। ठीक है, इसके लाइव सेक्शन पे आना। 2024 की वीडियो आपको मिल जाएगी, लाइव करवाई थी जिस दिन एग्जाम था उसी दिन। मैच कर लेना, पूरा का पूरा पेपर मैच करवाया था। ये देखो नीचे की तरफ ये रही पोल साइंस का। अभी कुछ टाइम पहले क्लास 11 2023 का भी मैच करवाया, नीचे देख लेना। 2023 का पेपर भी पूरा का पूरा मैच मिल जाएगा आपको। अभी क्लास 11 का हिस्ट्री का एग्जाम हुआ था, पूरा का पूरा मैच करवाया था। क्लास 10th वालों का बोर्ड का एग्जाम पूरा का पूरा मैच करवाया था। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका एक एक क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आएगा वो इसी पीडीएफ के अंदर से होने वाला है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि वैसे मैं पेपर भी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये मैं डेली सैंपल पेपर जो लास्ट ईयर के पेपर है वो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। ऑल दो आपको पता ही है इनके जो भी आपके बड़े बड़े क्वेश्चन है वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहले ही कवर है। ठीक है जी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक चीज पर हमें ना थोड़ा सा ध्यान देना। देखो आपको पता है कि ना ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखकर है ना, आप है ना 77 मार्क्स ला सकते हो। ठीक है। अब सर ये 3 मार्क्स का काट दिया आपने। देखो 3 मार्क्स है जी एमसीक्यू के लिए, है ना। 77 जो है आपके मार्क्स वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। आपके लिए जो 3 मार्क्स है ना, 3 मार्क्स के लिए हमें थोड़ी एक्स्ट्रा फाइट करनी है और इसी वजह से हम एमसीक्यू करेंगे, जो मैं इसी चैनल पे जो है वो लाइव लूंगा, भरत कोरवाल वाले चैनल पर। तो शाम को आ जाना, लाइव वगैरह करेंगे, 10 बजे की टाइमिंग है। डेली हम जो है वो एमसीक्यू करेंगे। मैं कुछ बहुत टफ एमसीक्यू भी करवाऊंगा। ठीक है, देखो मेरा मोटिव टफ ही एमसीक्यू करवाना है, क्योंकि 17 एमसीक्यू जो भी आपके एग्जाम में आएंगे मैक्सिमम एमसीक्यू तो इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में कवर हो जाएंगे। बट जो टफेस्ट, जो बिल्कुल टफ पूछे जाएंगे ना एमसीक्यू, वो मैं यहाँ पर करवाऊंगा, ताकि जो बच्चे हो ना उनको समझ आए कि हाँ यार इस तरीके से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ठीक है जी। तो आप आ जाना, वो हम शाम को करेंगे। और जो पेपर वगैरह वो भी देखते रहना, बेसिकली आइडिया लग जाता है कि हाँ जी पैराग्राफ जो है वो किस चैप्टर से ज्यादा आ रहे हैं। ये जो मैं पेपर वगैरह डाल रहा हूँ कि पैराग्राफ किससे ज्यादा आ रहे हैं, ये इमेज बेस्ड जो है वो बार बार कौन सी रिपीट हो रही है, ये जो मैप है मैप के अंदर कौन कौन से, क्योंकि देखो मैप बतेरे हैं। किसी भी लीडर का नाम दे देगा और बोलेगा कौन से स्टेट से वो बताओ। तो किस किस बंदे का कौन सा पॉलिटिकल लीडर है जिसका बार बार स्टेट पूछा जा रहा है, तो ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए वो देख लेना। ठीक है। चलो जी, बातें बहुत हो गई, अब सीधा अपने काम की बात करते हैं। क्वेश्चन जो है वो करना शुरू करते हैं। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, बट पीडीएफ को डायरेक्ट उठा के रट्टा मारने से अच्छा है वीडियो से देखना, क्योंकि सारी चीजें इसी के अंदर क्लियर हो जाएगी। वीडियो एक बार देखने के बाद आपको, मेरे को लगता भी नहीं है पीडीएफ को उठाने की जरूरत पड़ेगी। बट हाँ, बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर एग्जाम में जो आप ये आंसर लिखते हो वही लिखना है क्या सेम? यस सर। ये कैसा सवाल है? आप खुद सोचो, मैं अगर मेरे को ये क्वेश्चन ही देने होते तो टेलीग्राम पर डाल देता। टेलीग्राम में अगर आपको नहीं पता तो ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, मैं इसी पर डाल देता। मैं क्वेश्चन क्वेश्चन मैं आंसर क्यों लिखवा रहा हूँ? ताकि आपका 1 मार्क्स भी ना कटे। ठीक है, क्योंकि आपका 1 मार्क्स कटता है तो मेरा दिमाग खराब होता है। सीधी सिंपल सीधी बात बोलूँ तो। अब आ जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। तो हमारे चैप्टर नंबर 1 से ही शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है जी चैलेंज ऑफ द नेशन बिल्डिंग। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो इंडिया के सामने कौन कौन से चैलेंज थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो पहली बात तो ये याद रखना, 1 मार्क्स की चीजें भी मैं क्लियर करवाते चलूंगा। 15 अगस्त को है ना, हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक स्पीच दी थी जिसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई ना आपको? चलो, अब आते हैं दोबारा से उसी पे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके सामने कौन से 3 मेन चैलेंजेस थे। तो 3 चैलेंज थे। पहला चैलेंज था कि इंडिया को यूनाइट रखना। ठीक है। द इमीडिएट चैलेंज वाज टू शेप द नेशन दैट वाज यूनाइटेड, यानी इंडिया को मतलब यूनाइट रखना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने सारे लैंग्वेज है, इतनी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। जितने एक पूरे कॉन्टिनेंट में जितनी डाइवर्सिटी होती है ना उतनी हमारी कंट्री के अंदर है। इतनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है, इतने कल्चर है, इतने रिलीजन है, बहुत सारी चीजें हैं। और बहुत सारे लोगों को लग रहा था ये कंट्री कभी भी ऐसे यूनाइट नहीं रह पाएगी। तो सबसे पहला इमीडिएट चैलेंज तो यही था कि इंडिया को यूनाइट रखना, और जिसमें हम सक्सेसफुल भी हुए हैं, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा हमारा चैलेंज था कि जी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना, एक ऐसी कंट्री स्टैब्लिश करना जहां पर पॉलिटिकल कंपटीशन हो, जहां पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो, जहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, जहां पर लोगों को लोगों के राइट मिले। ठीक है, तो दूसरी चीज तो ये थी, दूसरा चैलेंज ये था कि हाँ ऐसी डेमोक्रेसी हमें स्टैब्लिश करनी है। उसमें भी हम कामयाब रहे। पाकिस्तान नहीं रहा, पाकिस्तान में मिलिट्री रूल आ गया। तीसरी बात है कि ऐसा डेवलपमेंट करना जो सबके लिए हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर अमीर लोगों का फायदा हो, मेजोरिटी लोगों का फायदा हो, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का फायदा हो, किसी पर्टिकुलर कल्चर का फायदा हो, सबका फायदा हो। यानी ऐसा डेवलपमेंट करना जो ओवरऑल हो, जो एंटायर सोसाइटी के लिए हो, ना कि कुछ सेक्शन के लिए हो। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो पीडीएफ मैंने नीचे दे ही रखी है। यस सर नो? चलो, अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इतना बड़ा लिखेंगे आंसर। लो जी, आपके लिए छोटा कर दिया मैंने।
बट छोटे का मतलब ये नहीं है कि जी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये आप लिखोगे थोड़ा डिफाइन करके तो आपको 6 में से 6 मार्क्स मिलेंगे। इसको लिखोगे तो मैं सिंपल बताऊँ आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, बट बच्चे कुछ बोलते हैं ना 4.5 मार्क्स भी मिलेंगे या 5 मार्क्स या 4.5 भी 4 भी मिल सकते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल एंड टाइम पे वीडियो देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा यार ये तो बड़ा आंसर है, मैं तो यही करूँगा। तो मर्जी है आपकी, बट मैंने आपको पहले बता दिया, है ना? चॉइस बहुत देता हूँ मैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन दी मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट। आपको पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे रजवाड़े थे उस टाइम, है ना? हैदराबाद हो गया, मणिपुर, बहुत सारे रजवाड़े थे। उन सबको मिलाने में, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट को मिलाने में सबसे बड़ा रोल जो था वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। इसीलिए हमारे इंडिया के अंदर गुजरात में सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैचू जो है वो इन्हीं की लगाई गई है, जिसको बोला जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी स्टैचू है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगाई गई है और उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और सिर्फ इसी वजह से कहा जाता है। ठीक है। तो यही वाली बात देखो ये यहाँ पर लिख रखी है कि इंडिपेंडेंस से पहले ये ना ब्रिटिश ने जो है वो अनाउंस कर दिया था कि जी हम जो है ना वो जो भी प्रिंसली स्टेट है, उस टाइम इंडिया में 565 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट थी, उनको है ना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने चॉइस दी थी कि यहाँ तो आप इंडिया में मिल जाओ या पाकिस्तान में मिल जाओ, या अगर आप किसी में भी नहीं मिलना चाहते तो वो भी आपके ऊपर है, आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। ठीक है। और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को समझ आया कि यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर सारे के सारे प्रिंसली स्टेट अलग हो गए या पाकिस्तान में मिल गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इंडिया को यहाँ से गुजरात से लेकर अगर बंगाल तक जाना होना तो 8 वीज़ा लेने पड़ रहे थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को समझ आया कि यार मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने तो पीछे हट गए थे वो थोड़ा सा, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई जो डिसीजन प्रिंसली स्टेट का उन्हीं को लेने दो। फिर आए सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बोला भाई ऐसे करेंगे तो यार भारत के तो चीथड़े उड़ जाएंगे, मतलब ये है कि बिल्कुल छोटे छोटे इलाके रहेंगे, पूरा भारत कभी मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने ये जो जिम्मा है वो अपने ऊपर उठाया। मैं आपको बता दूं वो हमारे पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी थे। ठीक है। और उन्होंने ही सबसे बड़ा रोल निभाया था इंडिपेंडेंस के बाद। क्या उन्होंने नेगोशिएट किया था प्रिंसली स्टेट के साथ, उनको डिप्लोमेटिकली जो है वो इंडियन यूनियन में मिलाया था। अभी तो ये काम बड़ा आसान लग रहा है आपको, बड़े बहुत ही स्किलफुल काम था। ठीक है। बहुत ही आपको स्किल चाहिए थी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू था। और मैं आपको बता दूं उस समय अगर बात करें हमारे उड़ीसा के अंदर 26 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट थी और 14 बड़ी और 119 जो छोटी प्रिंसली स्टेट थी वो हमारे सौराष्ट्र यानी गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में थी। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो पूरा का पूरा जो काम था ना ये हमारे अकेले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीका अपने अपनाया था, फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाई थी और एंड में जाके उन्होंने सारी की सारी प्रिंस स्टेट को इंडिया में मिला दिया। कुछ स्टेट रह गई। ठीक है। उस स्टेट के बारे में भी हम पढ़ेंगे कौन कौन सी स्टेट रह गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। मैं आपको बता दूं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आएगा ही आएगा। पता है इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये पिछले बार पेपर में नहीं आया था 2024 में, और ये क्वेश्चन है कि मैं छोड़ ही नहीं सकता। ये वाला ऐसा क्वेश्चन है कि आएगा ही आएगा। ठीक है। सबसे पहले तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या है पता है क्या? 1920 के अंदर, मैं थोड़ी बता रहा हूँ, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, याद रखना। 1920 के अंदर है ना नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें ना कांग्रेस ने बोला था कि जी हम है ना लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाकर देंगे। ठीक है। छोटे छोटे लीडर को बोला था आप हमारा सपोर्ट करो, हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना के देंगे आपको जिस दिन हम आज़ाद होंगे। आज़ाद हो गया इंडिया, आए सारे के सारे कि जी हमको महाराष्ट्र बना के दो, पंजाब बना के दो, हरियाणा बना के दो, ये बना के दो, वो बना के दो, है ना? कांग्रेस मुकर जाती है। उन्होंने कहा यार अभी अभी तो आज़ाद हुए, अभी ऐसे करोगे तो टूट जाएगा पूरा का पूरा देश तो। और इसी वजह से फिर क्या होता है, एक पर्सन होता है जिनका नाम होता है पोट्टी श्री रामुलू, है ना? ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, आप बोलोगे सर ये क्या लिखा है? अरे सुनो यार मेरी बात सुनो यार। कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा जो बुक से बाहर हो, वही बताऊंगा जो अब मेरे को नंबर से अपने को इस 80 में से 80 लाने हैं। ठीक है। सिंपल सीधी बात है, मैं ना 80 से एक नंबर भी एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है। तो होता क्या है कि एक आते हैं हमारे विशाल आंध्रा से, आंध्र प्रदेश बनाना चाहते, तो एक पर्सन थे वो कांग्रेस के लीडर थे, उनका नाम था पोटी श्री रामुलू। वो आता है कि भाई मेरे को लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना के दो, कांग्रेस मना कर देती है, वो अनशन पे उतर जाते हैं। 54 दिन तक अनशन पे बैठते हैं, फिर बाद में उनकी डेथ हो जाती है और कांग्रेस मतलब अब दंगे शुरू हो जाते हैं। ठीक है। फिर जवाहरलाल नेहरू को समझ आता है यार मेरे को तो अब दिक्कत हो गई है ऐसे तो। फिर वो खड़े होकर बोलते हैं ठीक है कि जी अब से आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट है। फिर बाकी स्टेट भी आ जाते हैं कि भाई हमको भी बना के दो, बाकी लीडर भी आते थे, हमें भी हमारी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना के दो। उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, मैं ना एक कमीशन बनाते हैं जिसका नाम होगा क्या, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, अंडर दी लीडरशिप ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज फैजल अली। उनके लीडरशिप के अंदर ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया और इनका काम ये चेक करना था कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए। इनका काम ये चेक करना, ये बनाना नहीं था लैंग्वेज के बेसिस पे, इनका काम चेक करना था कि बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। ठीक है। 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी और इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी
ये जो स्टेट की बाउंड्री है वो लैंग्वेज के बेसिस पर होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के बेसिस पे होनी चाहिए। और इन्हीं के मतलब 1955 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और 56 में एक एक्ट बनाया गया जिसको कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, जिसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी इंडिया की बनाई गई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है। सिंपल है ये एक एग्रीमेंट है। एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है क्या है? मैंने अभी अभी बोला था ना, ब्रिटिश ने जो है वो इंडियन जितने भी प्रिंसेस स्टेट थे उनको चॉइस दी थी, या इंडिया में मिल जाओ या पाकिस्तान में अलग स्टेट बना दो, तो उनको ये फॉर्म दिया गया था। इस फॉर्म की हेडिंग जो थी तो वो थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अगर इंडिया के आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रीमेंट पे साइन कर दो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दो, तो आप इंडिया का पार्ट बन जाओगे, पाकिस्तान के पे कर दो तो पाकिस्तान पे बन जाओगे। अब इसकी डेफिनेशन आए तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या लिखना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, डोंट वरी, है इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसका फर्स्ट यूज 1930 मतलब आया था 1935 में। इसका जो यूज है वो 1947 में किया गया था और ये प्रिंसी स्टेट के रूलर के लिए था कि वो यहाँ तो किसी भी डोमिनियन में मिलना चाहते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, आफ्टर दी पार्टीशन उन्हीं के लिए बनाया गया था कि ये जो है वो तय कर पाए कि वो किस में मिलना चाहते हैं, वो जिसके भी एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे साइन कर देंगे उन्हीं का हिस्सा बन जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हैदराबाद के एक्सेशन के बारे में बताना है कि हैदराबाद इंडिया के अंदर कैसे मिलाया गया। तो हैदराबाद की आज अगर बात करें तो हैदराबाद में उस समय महाराष्ट्र का, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश का बहुत सारे इलाके आते थे। वहाँ के जो राजा थे ना, उनकी उनको राजा नहीं उनको निज़ाम बोला जाता था। और उस टाइम जो निज़ाम था ना उनका नाम था मीर उस्मान अली खान। वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में से थे। 1937 के अंदर तो जो टाइम मैगजीन है उन्होंने कवर पेज पे इनकी फोटो लगाकर बोला था कि रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया वर्ल्ड। चेक कर लेना, शॉर्ट्स भी बना रखी है इसकी। बाद में हुआ क्या कि जो हैदराबाद है हमारे, इंडिपेंडेंट स्टेटस वगैरह दिया गया हैदराबाद को। मतलब ओके, जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया ना, तो हैदराबाद ने के जो निज़ाम थे उन्होंने बोला कि मेरे को जी 1 साल दो, स्टैंड सिल एग्रीमेंट कर लो और इस बीच में हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है हमको क्या नहीं करना, ठीक है। और उसी बीच में जब ये स्टैंड सिल एग्रीमेंट चल रहा था तो जो हमारे हैदराबाद के जो विमेंस थी, पीजेंट थे, जो कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया निज़ाम के अगेंस्ट, क्योंकि निज़ाम खराब था, ठीक है। वो बिल्कुल भी अच्छा रूलर नहीं था, बहुत सारी चीज़ें उसने करी थी। और निज़ाम को देखकर ये बड़ा गुस्सा आ गया कि यार मेरे लोग मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों। तो निज़ाम ने क्या किया, अपनी पैरामिलिट्री फोर्स भेज दी जिनको रजाकाज बोला जाता था। और उन्होंने खासकर, ये कॉम्युनल थी बहुत, और इन्होंने खासकर नॉन मुस्लिम को निशाना बनाया, उनके घरों पे गए, उनके घरों को लूटा, है ना। और रेप वगैरह किया विमेंस को, और भी बहुत सारी चीज़ें वगैरह उन्होंने करी। और इसके बाद जो है वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो समझ गए कि बातों का भूत नहीं है, लातों का भूत है, ये ऐसे नहीं मानेगा। और फिर ऑपरेशन पोलो चलाया गया। और ऑपरेशन पोलो के बाद जो है, जो इंडियन आर्मी घुस गई हैदराबाद में, और जो निज़ाम है उसको मतलब बोला कि भाई अब तो साइन कर दो। और उसने 1948 सितंबर में साइन कर दिया और इंडियन जो है वो यूनियन का पार्ट बन गया हैदराबाद। एक फोटो भी दे रखी है, और उस फोटो में देखना कितना बढ़िया लग रहा है निज़ाम, मतलब डरा डरा सा लग रहा है। पर अच्छी लगती है वो फोटो मेरे को, पता नहीं क्यों। चलो आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। मर्जर ऑफ मणिपुर, मणिपुर को इंडिया के अंदर कैसे मिलाया गया उसके बारे में देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मणिपुर के जो राजा थे ना उनका नाम था बौद्ध चंद्र सिंह, ठीक है। अब इनके पास जो है ना वो इनके अच्छा इमेज बेस मैं आपको बता दूं, इनसे रिलेटेड एक इमेज भी है, और इमेज के लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे इमेज कराऊंगा ना तो बहुत टाइम लगेगा आपको समझने में, है ना। चैप्टर वाइज में एक ही मैं घुसा दूंगा अगर बुक के उसमें, तो क्योंकि बहुत सारी इमेज है तो डिफिकल्टी होगी आपको, इसलिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि इस इमेज से क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है। तो डोंट वरी, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। तो होता क्या है कि जो हमारे राजा बौद्धचंद है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन तो कर देते हैं पहले, बट साइन कर देते हैं और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, और इंडियन गवर्नमेंट उनको अश्योरेंस देती है कि भाई जैसे आप रूल कर रहे हो ना वैसे ही रूल करोगे आप, हम बिल्कुल भी आप पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। बस हमें क्या क्या चाहिए, हमें आपके फॉरेन अफेयर्स चाहिए, हमें आपका कम्युनिकेशन चाहिए, और तीसरा जो है हमें आपका फॉरेन अफेयर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, और आपका डिफेंस चाहिए। मतलब आपको प्रोटेक्शन हम देंगे, बाकी जो भी चल रहा है वैसे का वैसे ही चलेगा, ओके। और इसी प्रेशर में आके मतलब लोगों ने फिर वहाँ पर असेंबली वगैरह हुए, वहाँ पर इलेक्शन आगे, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पहला ऐसा स्टेट कौन सा है इंडिया का जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मतलब इलेक्शन वगैरह करवाए थे गए थे यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के बेस पे, तो वो हमारा मणिपुरी था, है ना। फिर वहाँ पर जो है वो फिर लेजिस्लेचर वहाँ पर बन गई थी, ठीक है। और एंड में जाके जो है वो कांग्रेस ने पूरी तरीके से, मतलब जो जो इंडिया यूनियन है पूरी तरीके से जो है वो मणिपुर को इंडिया में मिला दिया गया, ठीक है। बट बहुत सारे जो आज भी हमें बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो जो है वो गुस्सा करते हुए मिल जाएंगे आपको। वो ये बोलते हैं कि जी बात ऐसी है कि हमसे क्यों नहीं पूछा गया, यानी जो 1940 मतलब ये जो लेजिस्लेचर बनाई गई थी, जो राजा नहीं बनाई थी, उनसे तो किसी ने पूछा नहीं, राजा ने एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे साइन कर दिया और पूरा का पूरा इंडियन गवर्नमेंट के अंडर जो है वो पूरा का पूरा मिल गया, महाराजा से साइन करवा लिए। और बहुत सारे जो लेजिस्लेचर जो हमारे असेंबली के लोग थे उस समय, है ना, मणिपुर की असेंबली के, वो ये बोलते थे कि जी
जो ये हमारे राजा है ना, उन्होंने तो अंडर दी प्रेशर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट जो है वो साइन वगैरह किया है। तो इसका जो रिजल्टमेंट है, आज भी रिपरकशन देखने के लिए मिलता है। आज भी मणिपुर में बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को लेकर गुस्सा रहते हैं। ठीक है कि जी जबरदस्ती साइन करवाया। बट देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर साथ चलेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से सारी की सारी चीज़ें जो है वो कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब यहाँ मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है ना? तो अब ये बात है ना, पता है क्यों? 1950s के टाइम में या 60s के टाइम में आप देखोगे ना, पॉलिटिक्स उठाओगे, इंडियन पॉलिटिक्स उठाओगे, आपको कहीं भी नॉर्थ ईस्ट का कोई, मणिपुर क्या, नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट पर इतना फोकस नहीं करा जाता था, बट आज करा जा रहा है। तो ये अच्छी बात है, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट है वहाँ पर, ये नहीं, बट मेरे को लगता है कि हाँ, अब जो उनके मुद्दे हैं वो उठ रहे हैं। मुद्दे जैसे फ्लड वगैरह आते हैं, या वहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो ये जो है वो अब लोग जो है वो देख रहे हैं, न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं, गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे रही है ना? डेवलपमेंट काम काम धीरे धीरे चल रहा है, तो ये अच्छी बात है ना? तो और क्या चाहिए लोगों को? डेवलपमेंट ही चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिस्क्राइब दी 4 प्रॉब्लम इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में प्रॉब्लम बताओ, और कॉन्सिक्वेंसेस बताओ। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। पहले प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, यानी जब 1947 में पार्टीशन हुआ था इंडिया का और पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, तो पाकिस्तान क्रिएट करने में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, है ना? ये जब ये पार्टीशन हो रहा था तो क्या क्या प्रॉब्लम आई थी? तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि जी पाकिस्तान जो है वो टू नेशन थ्योरी के बेस पे बना था, आपको पता है। मैक्सिमम जहां पर मतलब जो इस्लाम के नाम पे जो है वो एक नई कंट्री बना था। तो अब ये जब बना ही इस्लाम के नाम पे है, तो यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम ही होने चाहिए, है ना? तो बट दिक्कत ये थी कि उस समय एक ऐसा पार्ट कोई नहीं था जिसके अंदर मैक्सिमम मुस्लिम लोग रहते थे। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि 2 पाकिस्तान बनाए जाएँगे, एक वेस्ट पाकिस्तान बनाया जाएगा, एक ईस्ट पाकिस्तान बनाया जाएगा, और ईस्ट पाकिस्तान को आज हम बांग्लादेश कहते हैं, ठीक है? ये तो पहली प्रॉब्लम थी और उसका सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, कैसे? 2 पाकिस्तान बना के। दूसरी प्रॉब्लम थी कि सारे के सारे, ऐसा नहीं है सारे मुस्लिम ही पाकिस्तान बनाना चाहते थे या पाकिस्तान में जाना चाहते थे, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है, वो अपोज कर रहे थे, बट उनको अनसुना कर दिया गया। तो ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी? तीसरी प्रॉब्लम को छोड़कर पहले हम जो है वो फोर्थ प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, फिर आपको थर्ड प्रॉब्लम समझाऊंगा। फोर्थ प्रॉब्लम थी जी माइनॉरिटी की प्रॉब्लम। देखो, 100% पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट तो आप नहीं कर सकते, मतलब 100% नॉन मुस्लिम को वहां से इंडिया लेकर आना और 100% मुस्लिम को पाकिस्तान में भेजना, ये इम्पॉसिबल था। तो रिफ्यूजी प्रॉब्लम दोनों तरफ ही आने वाली थी, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाला गया कोई भी। ठीक है, और ये थी थर्ड प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम पता है क्या थी? फोर्थ प्रॉब्लम थी जी, क्या ना, 1947 15 अगस्त तक भी ये तय नहीं था कि जी कौन सा गांव इंडिया का है और कौन सा गांव पाकिस्तान का है। मतलब आप देखो, सबसे ज्यादा जो वॉयलेंस हुआ है ना, वो पंजाब और बंगाल की साइड में हुआ है, क्योंकि यही वो गांव थे जहां पर लोगों को कन्फर्म ही नहीं आता कि ये पाकिस्तान में पड़ेगा गांव या इंडिया में पड़ेगा गांव, और अब जहां जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है वहां उसने दूसरों को काट दिया, है ना? तो ये जो थी वो हमारी प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में जो जो प्रॉब्लम आई थी, तो इस प्रॉब्लम का भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया, और फिर पता ही है आपको, गर्दनें कटी थी, है ना? बहुत सारे लोगों की खून खराबा, दंगे, नॉर्मल थी ये चीज़ तो 1947 में। तो एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। ठीक है, और इसकी वजह से फिर रिपरकेशन देखने के लिए मिले हुए। नेक्स्ट है, एनालाइज 4 मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, यानी जब पार्टीशन हो रहा था तो हमें क्या क्या चीजें देखने के लिए मिली थी, मतलब उसका क्या परिणाम निकला, कॉन्सिक्वेंसेज या क्या परिणाम। सिंपल है, खून खराबा। पहली बात तो आपको यही लिखना है कि बहुत मतलब लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मारी गई, खासकर लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, ये तो कॉम्युनल जोन बन गए थे, क्योंकि आपको पता ही है, एक तो ये वाला इलाका, यहीं पर लोगों को पता नहीं था ना कि हम पंजाब पाकिस्तान में हैं या इंडिया में है ना? चलो, नेक्स्ट है कि रिफ्यूजी कैंप, रिफ्यूजी प्रॉब्लम भी आ गई थी, और रिफ्यूजी कैंप भी जो है वो दोनों तरफ बॉर्डर पे जो है वो बनाए गए थे। तीसरी बात है कि जो बहुत सारी विमेन्स है उनको अबडक्ट कर लिया गया था, दोनों साइड ऑफ बॉर्डर पे कन्वर्ट वगैरह कराया गया था, मैरिज वगैरह करवाई गई थी, ये सारी की सारी चीजें कराई गई थी। चौथा पॉइंट है कि पार्टीशन लेड टू द डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी, हर चीज, हर प्रॉपर्टी का जो है वो बंटवारा वगैरह हुआ था। ठीक है, फाइनेंशियल असेट का बंटवारा हुआ था, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे ना पुलिस बैंड के, उन तक का बंटवारा हुआ था, रेलवे के एम्प्लॉय का बंटवारा होता, हर चीज का बंटवारा किया गया था। ठीक है, और इस बंटवारे से ये एक चीज़ है जी, एनिमी प्रॉपर्टी, शॉर्ट्स देखना, एक एनिमी प्रॉपर्टी की एक शॉर्ट डाली है, वो भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो हमारे वो है ना, क्या नाम है, सैफ अली खान, उनका भी जो पटौदी का किला है ना, उन पे भी अभी जो है वो भी एनिमी प्रॉपर्टी के अंडर ही कहते हैं आता है। तो शॉर्ट्स देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, मैंने वीडियो बना रखी है, वो देखना जरूर। ठीक है, मतलब नॉलेज के लिए, ऐसे नहीं कि शॉर्ट्स देखो, वो नहीं, अगर कुछ देखना ही है तो ढंग की चीज देखो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पहले एक साथ सारे के सारे लोग रहते थे, अब वो एक दूसरे के खून के जो है वो प्यासे हो चुके थे, जो एक साथ रहते थे अब वो वॉयलेंस वगैरह पे उतर गए हैं सारे के सारे। नेक्स्ट है कि 80 लाख से ज्यादा लोगों का माइग्रेशन वगैरह हुआ था। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोग गए थे,
मतलब बहुत बड़े लेवल पे माइग्रेशन वगैरह हुआ था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थ्री थिंग दैट एमर्ज फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ द नेटिव प्रिंसली स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अंडररेटेड क्वेश्चन है, और ये बच्चा क्वेश्चन देख के चकरा जाता है कि यार ये तो मैंने कभी करा ही नहीं है, ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया, बाहर से है ये तो। बाहर से कुछ नहीं है, और ना ही वैल्यू बेस है क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा आंसर है इसका। मतलब 1947 के अंदर जब हमने प्रिंसली स्टेट को मिलाया था, तो प्रिंसली स्टेट की ये चीजें देखकर, मतलब प्रिंसली स्टेट का व्यवहार देखकर या वहां के लोगों का व्यवहार देख के अपने को क्या समझ आई चीज? पहली चीज तो हमें ये समझ आई कि जी हाँ, मैक्सिमम लोग जो है ना प्रिंसली स्टेट के, वो इंडिया में मिलना चाहते, चाहे किंग मिलना चाहे ना, चाहे लोग तो मिलना चाहते थे, जैसे हैदराबाद का केस हमने देखा, तो ये बात हमें समझ आई। दूसरी बात, हमें प्रिंसली स्टेट से जैसे बात हो रही थी ना इंडियन गवर्नमेंट की, हमें ये भी समझ आया कि जी हमने बड़ी फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाई। जम्मू कश्मीर के केस के अंदर हमने जो वहां के जो लीडर थे, उन्होंने बोला जी कि हमको 370 आर्टिकल दो, उनको आर्टिकल दिया, और टेम्पररी रखा गया, क्योंकि हमें पता था एंड में जाकर जो है ये कहीं ना कहीं अलगावाद जो है वो भड़का सकता है, इसलिए हमने उसको टेम्पररी रखा, बट रखा। तो नहीं, फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाई हमने, ये नहीं कहा पहले दिन नहीं जी नहीं दे रहे, जो करना कर, ऐसे नहीं करा हमने। फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाई, उनकी बात वगैरह सुनी, और फिर हमने जो है उसको आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाला। और तीसरी चीज जो है ना, हमने सबसे ज्यादा एटमोस्ट इंपॉर्टेंस दी है किसको? टेरिटोरियल बाउंड्रीज को। मतलब ये है कि भाई कुछ भी हो जाए, इंडिया के अंदर जितनी भी प्रिंसली स्टेट है उनको मिलाना ही मिलाना है। इस चीज पर हमने, इंडियन गवर्नमेंट का पूरा फोकस था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा फोकस था। तो ये चीज, तीन चीजें हमें देखने के लिए मिली। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद अपना चैप्टर नंबर 1 खत्म है। इससे बाहर एक क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, और आपको फिर सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, और ये मैं आपको बता दूं, 3-3 4-4 पेजेस की है। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी वजह से। बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, तीसरे चैप्टर में तो 3 क्वेश्चन है तो टेंशन लेने की जरूरत ही, अगर ये बड़ा लग रहा है तो यही जो है वो चैप्टर के बड़े क्वेश्चन है। बाकी सबके जो है मैंने बहुत कम 7, 6, 5 ऐसे क्वेश्चन रखे हुए हैं। चैप्टर नंबर 3 के तो 3 ही क्वेश्चन है, बट आ जाते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि ये क्वेश्चन मैंने बाद में ऐड किया है, और ये करने का रीजन ये था क्योंकि पिछले बार पेपर में आया, और ये बढ़िया क्वेश्चन है और है बहुत ईजी, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बट फिर भी बच्चे जो है वो कहते हैं नहीं सर हमको तो लिख के दो। मैंने कहा लो जी यार, मैं आपकी फरमाइश को मना तो कर ही नहीं सकता, है ना। तो महात्मा गांधी जो थे हमारे, उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए जिससे कॉम्युनल वायलेंस जो है वो कम हुआ था ड्यूरिंग दी पार्टीशन। मतलब 1947 में इंडिया जो है वो आज़ाद हो गया था, पाकिस्तान क्रिएट हो गया था, बट दंगे भी साथ साथ हो रहे थे। तो उस समय जो हमारे गांधी जी थे वो क्या कर रहे थे? मतलब शांति फैला रहे थे, कॉम्युनल वायलेंस को कम करने की कोशिश कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? तो ये सारे के सारे 6 पॉइंट लिखे हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने नॉन वायलेंस जो है और पीस मार्चेस वगैरह निकाले। वो अलग अलग जगह गए गांधी जी, जैसे नुआ खाली वाला, बंगाल वाला एरिया, वहां गए, दिल्ली के अंदर गए, अदर अदर प्लेस पे गए, प्रेयर मीटिंग वगैरह करी, गैदरिंग करी, लोगों को अर्ज करा कि जी ये अपना जो मतलब कॉम्युनल हारमोनी मेंटेन करो, है ना, सारे के सारे साथ रहो, दंगे वगैरह नहीं, खून खराबा नहीं होना चाहिए। फास्टिंग करी उन्होंने, फास्टिंग करी एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट कि जी मैं खाना नहीं खाऊं ये खाना नहीं खाऊंगा। मेरे को हंसी, देखो, ये देखो, अगर कोई ये बोलता है ना कि इंडियन इंडिपेंडेंस में गांधी जी का रोल नहीं है, तो मैं 1% भी नहीं मानता ये बात। ठीक है, गांधी जी का रोल इंडिया के इंडिपेंडेंस में बिल्कुल है। क्वेश्चन ये है कि क्या गांधी जी का ही रोल इंडिपेंडेंस में, क्या गांधी जी का ही रोल है इंडिपेंडेंस में? नहीं, ऐसा भी नहीं। बहुत सारे लीडर है, बहुत सारे लोगों ने जान दी है, बहुत सारे लोगों के नाम बुक में है, और बहुत सारे लोगों के नाम भी नहीं जानते। तो इस इंडिपेंडेंस पे सबका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो जैसे ये फास्टिंग वाली मैंने बात बोली, हाँ ये एक तरीका हो सकता है, बट ये अकेला एक तरीका तो नहीं था जिसकी वजह से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है। ठीक है, पीछे से वो हमारे वो भी खड़े थे नेताजी भी खड़े थे, ठीक है, बॉर्डर पे घुसने का इंतजार ही कर रहे थे। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? सुभाष चंद्र बोस जी की बात कर रहा हूँ मैं। चलो अब आ जाते हैं, फास्टिंग एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। फास्टिंग एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट का क्या मतलब होता है कि उन्होंने फास्टिंग वगैरह भी करी ताकि जो वायलेंस है उसको स्टॉप किया जा सके। जैसे दिल्ली के अंदर 1948 के अंदर उन्होंने किया था, है ना, सेफ्टी वगैरह की, माइनॉरिटी की सेफ्टी वगैरह के लिए कि गवर्नमेंट उनकी बात सुने, उसे उन्होंने अनशन वगैरह किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, डायरेक्ट इंटरवेंशन किया था उन्होंने। जहां जहां उनको लग रहा है दंगे हो रहे हैं, वहीं वहीं पर जाके घुस गए वो, और उन्होंने जाके हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को यूनाइट करके, और जो है वायलेंस को अपोज किया उन्होंने वहां जाकर, है ना, जैसे नुआ खाली वाला ऊपर देखा। नेक्स्ट है कि अवॉइड दी सेलिब्रेशन। वो किसी भी 1947 में इंडिया आजाद हुआ था तो खुशी भी थी लोगों में, कोई भी सेलिब्रेशन उन्होंने अटेंड वगैरह नहीं किया था। तो इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था इंडिया के इंडिपेंडेंस में, तो इंडिया के कम्युनल वायलेंस को खत्म करवाने में ड्यूरिंग पार्टीशन। ये जो है ये मैप वाला क्वेश्चन है ना, कि आंध्र प्रदेश कब बना, गुजरात कब, तो डोंट वरी मैं मैप में करवा दूंगा, बट अगर ये साथ में ही कर लो आप तो अच्छा है, क्योंकि एक नंबर में अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है इसका, एज ए एमसीक्यू भी आ सकता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि लैंग्वेज के बेसिस पे पहला स्टेट कौन सा बना है, तो आंध्र प्रदेश है। नया स्टेट सबसे जो अभी अभी लेटेस्ट बना है कौन सा है, तेलंगाना। तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, मैप में तो आएगा, एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने डाल दिया। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, और ये पूछा गया है,
नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला स्टेट जो बना है वो कौन सा बना है, तो याद रखना 63 में नागालैंड बना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, कोई दिक्कत है? आई होप ये बात आपको जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब आ जाते हैं जी हमारे चैप्टर नंबर 2 पे, द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, वन पार्टी डोमिनेंस किसकी बात कर रहे हैं हम? सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पर बात कर रहे हैं जी हम कांग्रेस की। अच्छा, वन पार्टी डोमिनेंस का क्या मतलब है आपको पता है? कि चाहे 1952 का इलेक्शन हो, चाहे 1957 का इलेक्शन हो, चाहे 1962 का इलेक्शन हो, तीनों इलेक्शन के अंदर कांग्रेस से जो है वो बाकी पार्टियों के छक्के छुड़ा दिए थे। मतलब आप कह सकते हो कि बाकी सारी की सारी पार्टी जो थी वो कांग्रेस के आसपास भी नहीं थी। इतने ज्यादा सीटें मिली थी कांग्रेस को। अभी हम देखेंगे कि कितनी सीटें मिली थी, कितनी सीटें नहीं मिली थी कांग्रेस को। उसी के बारे में पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हम करने वाले हैं। ठीक है जी, शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ठीक है, तो क्या है कि राइट दी फोर चैलेंजेस दैट इलेक्शन कमीशन फेस्ड इन दी फर्स्ट जनरल इलेक्शन, यानी जब पहला इलेक्शन हुआ था तो क्या क्या प्रॉब्लम इंडिया फेस कर, मतलब क्या क्या इलेक्शन कमीशन क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा था ड्यूरिंग दी फर्स्ट इलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, एक छोटी सी एक गंदी आदत बता दूं मेरी, मैं ये वीडियो पे आगे जाने से पहले, मेरी बहुत गंदी आदत है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ में भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, तो समझ रहे हो ना? जब मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इग्नोर किया करो, सारे क्वेश्चन ही लर्न करने हैं आपको पीडीएफ में जो दे रखे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये सारे के सारे क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन है इसके अंदर, टोटल मिला के 4 पेज की पीडीएफ है, और उसमें तो ये जो ये दे रखा है ये पूरा का पूरा मिला के बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा है और नीचे भी स्पेस छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, आई होप ये बात आपको पता चल गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे मैंने बोला कि जब हमारा जो भरत खोरवाल वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना। ओके, क्योंकि उसी पे मैं लाइव वगैरह लूँगा। दूसरी बात है यार, हमारा ये दूसरा भी चैनल है मेन पॉइंट टेक करके, इस पे मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है। बहुत टाइम हो गया इस पे वीडियो डाले, मैं अभी 1-2 दिन में इस पर वीडियो डालूंगा कि आप अर्न कैसे कर सकते हो, एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, है ना, यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो, है ना, वेबसाइट मैंने कैसे बनाई, फ्री में कैसे बनाई, खुद बनाई है वेबसाइट, टाइम लगा बट बनाई है, तो मैंने आपको बताया है ना। एनिमेशन बना के आप जो है वो पैसे कैसे कमा सकते हो, मैं यूट्यूब पे कैसे पढ़ाता हूँ, आप कैसे पढ़ा सकते हो। ये मैं जो लिख पा रहा हूँ, जैसे कि आप माउस से लिख नहीं पा रहे, बट मैं जो है वो लिख पा रहा हूँ, तो ये मैं लिख कैसे पा रहा हूँ, तो ये भी सारी की सारी चीज़ें जो है वो, मतलब बेसिकली वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर दो स्टूडेंट हु वांट टू अर्न मनी। ठीक है, मतलब स्कूल में रहते रहते ऑब्वियसली। ठीक है, क्लियर हो गया ना ये वाली बात? तो चैनल को आप चाहो तो देख सकते हो, मन करे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो का फायदा उठाओ, ये मेन चीज़ है हमारी। बाकी ये जो मेन पॉइंट गेमिंग वाला चैनल है, मन करे तो देख लेना, ना करे तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये मेन पॉइंट गेमिंग वाला चैनल है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तो इस पे हम करने वाले हैं, तो ये वाला देख लेना चैनल। ठीक है, आ जाते हैं जी सेकंड वाले चैप्टर पर। जो हमारे फर्स्ट इलेक्शन था, तो इलेक्शन कमीशन ने जब फर्स्ट इलेक्शन कराए थे तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, पहली बात तो है जी डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में जो है वो जियोग्राफिकल इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी थी। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है इलाके डिसाइड करना। मैं पूछता हूँ कि जी आपका डिस्ट्रिक्ट का एरिया क्या है, तो आप बता सकते हो ना कि हाँ सर मेरा यहाँ से डिस्ट्रिक्ट यहाँ वाला खत्म है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर स्टार्ट है ना, या यहाँ पर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी खत्म है। तो ये जो है वो अब जो है वो डिसाइड हो चुकी है, क्योंकि अब तो 70 साल हो गए इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए, ज्यादा ही हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। बट उस टाइम जो है जब पहला इलेक्शन हो रहा था, तो उस टाइम जो है सबसे बड़ा काम तो यही था कि जी जो डीमार्केशन करना है, आपको पूरी की बड़ी बड़ी सी एक कंट्री को अलग अलग एरिया में बांटना है जहां पर इलेक्शन करवाने हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि हाँ भाई अच्छे से जो है वो हमें डीमार्केशन करना है। तो ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है, द इलेक्शन कमीशन हैड टू मैप आउट दी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द जियोग्राफिकल वास्ट एंड सोशली डाइवर्स कंट्री, है ना। इतनी बड़ी कंट्री के लिए, इतनी डाइवर्स कंट्री के लिए पूरी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी थी। वाज अ कंप्लीटली न्यू एक्सरसाइज फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया, पहले हमने कभी नहीं किया था, आजादी अभी अभी हुए थे, है ना। तो इसके लिए जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारा ये था। दूसरा चैलेंज क्या था? प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, यानी लोगों के नाम इलेक्शन के उसमें लिस्ट में चढ़ाना। अबे सर काम इतना डिफिकल्ट क्यों था? पहली बात तो ये है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उसमें बहुत ज़्यादा थी जो वोट डालने वाले थे, है ना। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि ना विमेंस के नाम के एरर जो है, विमेन के नाम बड़े गलत चढ़ गए थे। ठीक है, जैसे विमेन का नाम जो है वो नाम ना चढ़ के फलाने की वाइफ फलाने की डॉटर वगैरह चढ़ गया था, और इसी वजह से 40 लाख विमेंस का नाम ऐसे ही चढ़ा हुआ था। तो हमें समझ आया ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो फिर हमने दोबारा से जो है वो इलेक्टोरल रोल्स वगैरह बनाए, मतलब दोबारा से नामकरण करा। ऑल तो हमें टाइम लगा इस चीज में, मतलब इलेक्शन को भी पोस्टपोन करवाना पड़ा, बट हमने ये चीज मतलब इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमने कहा पोस्टपोन कर देंगे बट इलेक्शन ढंग से ही करवाएंगे, है ना। तो ये भी दूसरा चैलेंज था, उसको भी हमने जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करी थी। तीसरी प्रॉब्लम जो थी, तीसरा चैलेंज था कि जी इलिटरेसी बहुत थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ 15% लोग ही एलिजिबल थे, मतलब पढ़े लिखे थे, लिटरेट थे, एलिजिबल तो बहुत सारे थे बट उसमें से 15% लोग ही जो थे वो लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, उनकी वोट की इंपॉर्टेंस पता थी। तो उनको वोटिंग की अवेयरनेस वगैरह फैलानी, उनको
है ना? कि ऐसा एक टेक्नीक बनानी वोटिंग की ताकि वो भी वोट डाल पाए। मैं आपको बता दूँ, आपने कभी नोटिस करा होगा, जब हम वोट डालते हैं ना, तो सिंबल भी होता है ना? अब पता नहीं आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी वोट डालने जाना तो आप देखोगे ना कि जो वोटिंग मशीन होती है उसपे सिंबल भी दे रखा होता है। आप सोचोगे यार सिंबल का क्या रीज़न है? पता है सिंबल का रीज़न क्या है? जैसे हाथ का, कमल का, है ना? अलग-अलग सिंबल दे रखे होते हैं वोटिंग मशीन पे। इसका रीज़न ये नहीं होता कि जी मतलब सिंबल दिख रहा है। नहीं, इसका एक्चुअल में मेन रीज़न ये था कि लोग पढ़े-लिखे नहीं थे। तो वोट मतलब पार्टी का सिंबल देख के वोट डाल सके वो, इसके लिए जो है वो हमने क्या किया था कि नया जो है वो एक तरह से तरीका अपनाया था। सिंबल वगैरह साइन वगैरह किए थे। लास्ट थे लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत थी, है ना? मतलब इतने बड़े लेवल पर जब आप इलेक्शन वगैरह करा रहे हो तो 3 लाख से ज़्यादा 17 करोड़ से ज़्यादा लोग जो थे वो वोटर थे और उसमें 3 लाख से ज़्यादा हमने ऑफिसर वगैरह जो है उनको अपॉइंट किया था, है ना? पोलिंग बूथ निकाले थे, पोलिंग बूथ लगाए थे, उनको ट्रेनिंग वगैरह ये काम भी जो था वो बहुत ही ज़्यादा टफ था और यही हमारा चौथा चैलेंज था। मेरी बात क्लियर हो पाई? आई होप ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो पाई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। वही चीज़ कल दोबारा से मैंने बोल दिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सारे इंपॉर्टेंट है बट ये थोड़ा-सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सच में इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। बात क्या आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट 3 इलेक्शन में यानी जब पहला इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस को 364 सीटें मिली 489 से 494 में से फिर दोबारा से 371 सीटें मिली फिर 494 में से 361 सीटें मिली यानी फर्स्ट 3 इलेक्शन में कांग्रेस को बहुत ही ज्यादा बड़ी मेजोरिटी में जो है उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करी। और ऐसा क्वेश्चन यहाँ आता है कि ऐसा क्यों है मतलब फर्स्ट 3 इलेक्शन में कांग्रेस इतने बड़े लेवल से जीती चैप्टर का नाम ही है वन पार्टी डोमिनेंस। तो ऐसा क्यों है फर्स्ट 3 इलेक्शन में इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर पाई कांग्रेस? तो इसके ये सारे रीजन है 5 रीजन दे रखे हैं। क्या क्या रीजन है? पहली बात तो है लेगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग कांग्रेस को है ना इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जोड़ते थे क्या यही कंट्री यही पार्टी है जिसने हमें आजादी दिलाई है। तो लोगों का ट्रस्ट जो है ना वो इस पर बहुत ज्यादा था तो ये एक बहुत फायदेमंद साबित हुआ कांग्रेस के लिए और कहीं ना कहीं इसको वोट में कन्वर्ट कर पाई कांग्रेस। नेक्स्ट है जी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। ग्रास रूट पे थी जब दूसरी पार्टी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना रही थी ना तब ये प्रमोशन कर रही थी पूरे इंडिया के हर एक इलाके में फैली हुई पार्टी थी। तो इसको ये भी फायदा हुआ है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि आइडियोलॉजिकल इंक्लूसिव आइडियोलॉजी थी इसकी। इंक्लूसिव आइडियोलॉजी का मतलब है अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग थे कांग्रेस के अंदर ये बहुत अच्छी बात थी। ठीक है। इसका मतलब है जैसे कि मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है ठीक है उसकी एक आइडियोलॉजी होती है बट कांग्रेस उस समय एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग थे तो अलग अलग लोगों को वो अपने में मतलब अलग अलग लोगों के वोट पाने में सक्सेसफुल हो गई थी वो। तो इसकी वजह से भी उसको बहुत फायदा मिला फर्स्ट इलेक्शन में बहुत बड़े लेवल पे जीती। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। अपोजिशन तो स्ट्रॉन्ग थी नहीं। मैं आपको बताऊं कांग्रेस को जब फर्स्ट इलेक्शन में 364 सीटें मिली थी। आप गेस करो दूसरी जो पार्टी होगी सेकंड नंबर पे होगी उसको कितनी सीटें मिली होगी? 100, 50, 30, 40? उसको सीट मिली 16 और वो थी सीपीआई। ठीक है। तो इतनी कम सीटें जो है वो सेकंड नंबर वाले को मिली थी तो कुछ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन था ही नहीं और इस वजह से बहुत प्यार से जीत गई। और लास्ट थे जी कैरिस्मेटिक लीडर बहुत बढ़िया लीडर जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े बड़े नेता थे बातचीत थी उनकी अच्छी खासी। लोग उनको पूछते थे तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से जो है वो कांग्रेस फर्स्ट इलेक्शन में जीत पाई। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है बट मैंने बोला वैल्यू बेस्ड भी क्वेश्चन मैं डाल दूंगा ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया के अंदर भी वन पार्टी डोमिनेंस रहा फर्स्ट 3 इलेक्शन में कांग्रेस जीती। मैक्सिको के अंदर भी वन पार्टी डोमिनेंस रहा है ना। मैक्सिको हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, यहाँ पर भी वन पार्टी डोमिनेंस था और इंडिया में भी वन पार्टी डोमिनेंस था। बट ये मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान का वन पार्टी डोमिनेंस जो है वो अलग है इंडिया के वन पार्टी डोमिनेंस से। एक्सप्लेन करो कैसे। मैं एक बार चेक कर लूँ यार मेरी ऑडियो रिकॉर्ड चलो जी हो रही है। एक बार मेरे धक्का लग गया था 3.5 घंटे की वीडियो बनाने के बाद खड़ा हुआ तो देखा यार माइक ही नहीं चल रहा था तो ऐसा नहीं हो रहा तो मैं बीच बीच में चेक करता रहूंगा। ठीक है जी। नेचर ऑफ इलेक्शन तो अब ये क्वेश्चन यही है कि वन पार्टी डोमिनेंस ऑफ इंडिया हाउ द वन पार्टी डोमिनेंस ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द वन पार्टी डोमिनेंस ऑफ द मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान। तो इनके वन पार्टी डोमिनेंस से वो कैसे अलग है। ठीक है जी चलो। सबसे पहले तो जो जी नेचर ऑफ इलेक्शन मैं सिंपल आपको पहले आंसर समझा देता हूँ ताकि आप खुद भी अगर बना के लिखना चाहो ताकि आपको बेसिकली समझ आ जाए। देखो जिस भी कंट्री की अभी हमने बात करी ना चाहे मैक्सिको हो, चाहे साउथ कोरिया, चाहे ताइवान है, वहां पर वन पार्टी डोमिनेंस जो था ना वो गलत तरीके से था। वो अनडेमोक्रेटिक था। वो माल प्रैक्टिस थी वहां पर मैनिपुलेशन होती थी। बट ऐसा नहीं था इंडिया के साथ। ठीक है। तो वही चीज लिखी हुई है बस ये पॉइंट्स में लिख दिया मैंने ताकि एग्जाम में नंबर अच्छे मिले। पहला पॉइंट है कि जी नेचर ऑफ इलेक्शन। ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर जो इलेक्शन था वो फ्री एंड फेयर था। ठीक है। बढ़िया तरीके से इलेक्शन होते थे उसी की वजह से वन पार्टी डोमिनेंस रहा। बट मैक्सिको के अंदर ऐसा नहीं था।
मैक्सिको के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था पीआरआई, पीआरआई की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। सर ये तो उल्टा बोल दिया आपने, उल्टा नहीं सीधा बोला है, यही नाम है इसका, उल्टी डेफिनेशन है, बट इसकी पीआरआई जो है इसकी फुल फॉर्म है। एंड वर ऑफन मैनिपुलेटेड एंड विद द एलिगेशन, मतलब जो हमारे फर्स्ट इलेक्शन हुए थे ना, फर्स्ट इलेक्शन में फ्री एंड फेयर हुए थे, और जो अपोजिशन लीडर थी उसने भी माना था कि हाँ जी हम अपनी हार जो है एक्सेप्ट करते हैं और कांग्रेस जो है जीती है। बट मैक्सिको के अंदर तो जो ये जो जीती हुई पार्टी थी ना, जो ये इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, बहुत ही धोखाधड़ी करती थी। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का वन पार्टी डोमिनेंस जो था वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे जो है वो टिका हुआ था, बट इनका जो रिग्ड इलेक्शन पे और मैनिपुलेटेड इलेक्शन पे टिका हुआ था। नेक्स्ट है कि जी रोल ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था डेमोक्रेसी के अंदर। देखो इंडिया की डेमोक्रेसी में ऑल दो जो हमारे अपोजिशन थी वो थी, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस को डिक्टेटरशिप बनने से रोकती थी, ठीक है, और वो कंटेस्ट भी करती थी इलेक्शन, उनको इतनी पावर थी। बट अगर हम मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको के अंदर जो पीआरआई थी उनका पूरा का पूरा डोमिनेंस था, वो तो एक तरह से इलेक्शन को पूरा कंट्रोल कर देती थी, ऑपोजिशन को इलेक्शन लड़ने भी नहीं देती थी। बट यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात करें फर्स्ट इलेक्शन में तो वो लड़ने देती थी, है ना। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो वन पार्टी डोमिनेंस था वो डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अलाउ करती थी, बट पीआरआई जो है वो मतलब लड़ने नहीं देती थी इलेक्शन। तीसरा पॉइंट है जी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क ना। इंडिया जो था वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे चलता था। रेगुलर जो है वो लीडर चेंज होते थे कांग्रेस के अंदर ही, मेरी बात समझ रहे हो, कांग्रेस के अंदर ही लीडर वगैरह चेंज होते थे, इंटरनल इलेक्शन वगैरह होते थे, सारी की सारी चीजें होती थी, है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम पे चलती थी। मतलब लीडर देखो 1947 से लेकर 1964 तक क्या जवाहरलाल नेहरू ही लीडर थे, मेन पीएम तो वही थे, बट उनके बाद भी तो कांग्रेस में बहुत सारे लीडर वगैरह चेंज हुए थे। उसके बाद हमारे वो आए थे लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे, उनके बाद इंदिरा गांधी आई थी, फिर बहुत सारे अलग अलग लीडर चेंज हुए थे कांग्रेस के अंदर ही। तो ये बताता है कि हाँ ये डेमोक्रेटिक तरीका था, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे चलते थे। बट पीआरआई जो थी वो पूरी की पूरी अथॉरिटेरियन थी, जबकि जो हमारी वो थी ना कांग्रेस पार्टी, वो इतनी अनडेमोक्रेटिक नहीं थी, मतलब सॉरी मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे चलती थी। लास्ट है जी ड्यूरेशन ऑफ डोमिनेंस। देखो कांग्रेस का ड्यूरेशन जो है ना बेसिकली कुछ डेकेड्स ही चला, 30 साल चला, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 साल चला। बट मैक्सिको का 70 साल चला तो ये तो इम्पॉसिबल है, कोई एक पार्टी 70 साल तक कैसे रिलेवेंट रह सकती है। 10 साल समझ आता है, 20 साल समझ आता है, बट 30 साल तक 70 साल तक जो है वो डोमिनेंट नहीं रह सकती। तो ये भी जो है वो दिखाता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ धोखाधड़ी करी होगी इलेक्शन में। यस और नो, चलो जी क्लियर हो गया। तो इसलिए वन पार्टी डोमिनेंस जो था वो अलग था इंडिया का बाकी कंट्रीज से। ओके, मतलब इंडिया का फेयर था, बाकी कंट्री का फेयर नहीं था। नेक्स्ट आ जाते हैं कि वाई वाज द फर्स्ट इलेक्शन रेफर एज द बिगेस्ट गैम्बल इन द हिस्ट्री कंसर्न एक्सप्रेस। अच्छा पहली बात तो मैं बता दूं कि इससे रिलेटेड अभी मैं एक चीज़ और बताऊंगा, पर पहले सुन लो। जब ये फर्स्ट इलेक्शन हो रहा था ना, तो बहुत सारे अलग अलग मैगजीन ने बोला था कि तो बड़ा गैम्बल है ना, ये तो जवाहरलाल नेहरू देखेंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अलग अलग मैगजीन हमें क्रिटिसाइज कर रही थी, मैं अभी बुक की पीडीएफ दिखाऊंगा तो अभी बताऊंगा कि क्यों क्रिटिसाइज कर रही थी। बोला था कि जी बिगेस्ट गैम्बल है ये, है ना। तो ऐसा क्यों बोला था उन्होंने, क्यों, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन हो रहा था, इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लैक ऑफ एक्सपीरियंस था, हमें एक्सपीरियंस नहीं था, डाइवर्स अलग अलग रिलीजन कल्चर लैंग्वेज के लोग थे यहाँ पर, और हमारे पास फर्स्ट इलेक्शन कराने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे। और इसी वजह से जो है बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर मैगजीन अलग अलग कंट्री के जो लीडर है वो बोल रहे थे कि जो फर्स्ट इलेक्शन हो रहे हैं ना इंडिया के अंदर, वो जो है वो बिगेस्ट गैम्बल है हिस्ट्री का। चल गया तो सही है, नहीं चला तो नहीं चलेगा, है ना। तो एक गैम्बल की तरह बोल रहे थे, जुए की तरह बोल रहे थे इसको कि ये गैम्बल है। और वो क्यों बोल रहे थे, क्योंकि ये सारी की सारी परेशानी हम फर्स्ट इलेक्शन में फेस कर रहे थे। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब मेजर पॉलिटिकल पार्टी, एक चीज़ और बता दूं, अगर आपकी पुरानी बुक है ना तो आप सोचोगे सर आपने सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ बताया, बाकी भी तो बहुत सारी पार्टी है सर हमारे बुक में। बात ऐसी है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग है ना, सिर्फ ये 3 पॉलिटिकल पार्टी आपकी बुक में दे रखी है। तो अपन सिर्फ और सिर्फ वही करेंगे जो हमारे काम की है। मैंने बोला ना, ना एक चीज़ फालतू कराऊंगा ना एक चीज़ एक्स्ट्रा। मेरे को 80 में से 80 मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए हम सिर्फ जो बुक में है वही करेंगे। एक्स्ट्रा तो मैं आपको फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी बता दूं, बट जब वो कट ही चुका है तो हम क्यों करें, है ना। चलो जी सोशलिस्ट पार्टी पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो सोशलिस्ट पार्टी जो है वो 1934 के अंदर कांग्रेस के अंदर ही थी, मतलब कांग्रेस के अंदर ही एक सोशलिस्ट ग्रुप था, ठीक है। वो कांग्रेस ही थे, बट उनका एक सोशलिस्ट ग्रुप था, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी। बट बाद में 1948 में कांग्रेस ने बोला नहीं जी, अगर आपको हमारी पॉलिटिकल पार्टी में रहना है तो आप जो है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी नहीं, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपनानी पड़ेगी। और इसी वजह से 1948 में इन्होंने अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बना ली, ठीक है। एग्जाम में आता है मैच दी फॉलोइंग, और मैच दी फॉलोइंग में आता है कि ये बताओ कि ये कौन सा पॉलिटिकल लीडर है, किस पार्टी का था, है ना। तो इनके लीडर भी याद रहना, जैसे जयप्रकाश नारायण हो गए, नेक्स्ट हो गए हमारे अशोक मेहता हो गए, एस एम जोशी हो गए,
है ना? राम मनोहर लोहिया हो गए, नाम याद रखना, राम मनोहर लोहिया ने याद रखना नॉन कांग्रेसिज्म का जो है वो नारा दिया था, ठीक है ना? और ये जो थे वो डेमोक्रेटिक और सोशलिज्म वाले आइडिया पे चलते थे। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये जो है वो 1934 के अंदर कांग्रेस से जो है वो कांग्रेस में ही थी, ठीक है? और बाद में 41 में कांग्रेस से थोड़ा-सा अलग हो गई थी और मैं आपको बता दूँ ये पार्टी 1964 में टूटी भी थी। बनी एक्चुअल में 1925 में थी बट कांग्रेस के विधि नहीं थी एक तरह से। और इनके जो बड़े-बड़े नेता हैं वो कौन है जी? ए के गोपालन, पीसी जोशी, अजय घोष, तो ये सारे के सारे नेता जो थे वो हमारे कांग्रेस के थे। आई होप ये बात जो है वो आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं कि स्टेट कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन। उनका ये क्या चाहते थे, कम्युनिस्ट पार्टी क्या चाहती थी कि स्टेट कंट्रोल प्रोडक्शन हो, सपोर्ट ऑफ लेबर राइट हो और लेबर के जो इंटरेस्ट है उनको जो है वो प्राथमिकता दी जाए, उनको इंपॉर्टेंस वगैरह दी जाए, यानी लेबर के लिए जो मतलब लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए काम वगैरह हो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है जी भारतीय जनसंघ। भारतीय जन सर ये तो सुना सुना सा लग रहा है सर, बीजेपी। यह है भारतीय जनसंघ। और मैं आपको बता दूं भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी पे ही चलती है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनसंघ जो है वो 1951 में बनाई गई थी और किसने बनाई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और हमारे बलराज मोदक हो गए, दीनदयाल उपाध्याय जो है हो गए, वो जो है क्या कहते हैं मतलब बड़े बड़े नेता थे भारतीय जनसंघ के। 1951 में बनी थी। और इनका क्या आइडिया था? ये कहते थे वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन, है ना? वन कल्चर, सॉरी, वन कल्चर वन नेशन पे चलते हैं ये। और ये कहते हैं कि जी मॉडर्न इंडिया होना चाहिए बट अपने कल्चर को और अपने ट्रेडिशन को जो है वो साथ में मेंटेन करते हुए चलना है। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। एक चीज़ है, मैं चलो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। आपसे पूछा जाता है अंत्योदया, अंत्योदया, इंटीग्रल अंत्योदया, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रल अंत्योदया ऑफ दीन दयाल, दयाल लिख दिया हमने, दयाल, ठीक है जी। ये जो है ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, बट मैंने बोला था कि एक चीज कराऊंगा। दीनदयाल उपाध्याय मीन जो ह्यूमन बीइंग जो होती है उसकी कोर पोजीशन होती है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। इट इज अपोज द वेस्टर्न लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म। अच्छा जी, ओके जी। तो सिंपल याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या है तो आप सबसे पहले ये बताना कि जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है ये जो है वर्ड कॉइन किया था किसने? दीनदयाल उपाध्याय ने। और उनका ये कहना था कि एक ह्यूमन बीइंग जो होता है ना उसकी कोर पोजीशन होती है, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक मॉडल हो। मतलब ये एक तरह का एक मतलब आप कह सकते हो ये एक तरह की आइडिया थी, ठीक है? और ये क्या करता है? वेस्टर्न लिबरलिज्म को अपोज करता है और बोलता है कि हमें अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। सिंपल। क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? दोबारा से बता दूं, सिंपल। जो दयाल उपाध्याय थे वो जो थे वेस्टर्न आइडिया को अपोज करते थे। अंत्योदय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का मतलब यही था कि वेस्टर्न आइडिया को अपोज करते थे और ये बोलते थे कि अपने कल्चर को लेकर ही चलना है। और ये बोला कि हर बंदे की एक पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिकल मॉडल होता है। और वो जो होता है होना चाहिए वो कंट्री के फेवर में होना चाहिए, कंट्री के कल्चर के फेवर में होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? पक्का? आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा कि इन व्हाट सेंस वाज द कांग्रेस एन आइडियोलॉजिकल कोलिजन। कांग्रेस जो थी वो एक आइडियोलॉजिकल कोलिजन थी, एक्सप्लेन करो हाउ। तो आपको अब देखो ये सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेरे को 100% पता है कि आप इसमें जो है वो कंफ्यूज जाओगे, तो इसलिए पहले सुन लो, ये क्वेश्चन में डिफरेंस सुन लो। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल कोलिजन है तो आपको ये आंसर लिखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि, चलो पहले मैं क्वेश्चन का आंसर समझा देता हूँ फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है? कि कांग्रेस है ना एक आइडियोलॉजिकल कोलिजन था, इसका मतलब कांग्रेस के अंदर अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग थे। तो आपको बताना है कि कांग्रेस है ना डाइवर्स आइडियोलॉजी विद इन दी कांग्रेस थी। कांग्रेस स्टार्टिंग में जब बनी थी ना 1885 में, तो उसके अंदर इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट के लोग थे, अपर मिडिल क्लास के, एलिट अर्बन रिच लोग थे। बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब कांग्रेस ने किया ना तो उसके बाद जो है इसका सोशलिस्ट बेस थोड़ा वाइडन हो गया। जो वर्कर है और जो मिडिल क्लास लोग है ना, लोअर मिडिल क्लास लोग है, अपर मिडिल क्लास लोग है, वो भी कांग्रेस के अंदर आने लगे। और कांग्रेस ने भी जो है वो ऐसी लीडरशिप को लेना शुरू कर दिया, ठीक है, जो अलग अलग आइडिया को सपोर्ट वगैरह करते थे। मतलब एक टाइम पे कांग्रेस सिर्फ अमीरों की पार्टी हुआ करती थी, बट अब बाकी लोगों ने भी जो है वो कांग्रेस को मतलब कांग्रेस से जुड़ने वाला वगैरह लग गए। और इसी वजह से बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे अलग अलग लीडर कांग्रेस के अंदर आने लग गए जो अलग अलग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि कांग्रेस जो थी वो एक आइडियोलॉजिकल कोलिजन थी, अलग अलग आइडिया को सपोर्ट करने वाले लोग कांग्रेस के अंदर आ गए थे। कांग्रेस जो थी वो रिप्रेजेंट करती थी वेरियस सोशल ग्रुप को। अभी अभी हमने देखा, चाहे वो इकोनॉमिक, सोशल, मतलब कुछ लोग जो थे अपर क्लास के थे, अपर कास्ट के थे, कुछ लोग लोअर कास्ट के थे, है ना?
कुछ अपर क्लास के लोग थे, कुछ लोअर क्लास के लोग थे, कुछ कैटेगरी में अपने आप को ऊपर मानते थे, है ना? कुछ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट, मतलब हर टाइप के लोग थे वो कांग्रेस के अंदर थे। अलग-अलग सोशल ग्रुप को और अलग-अलग कैटेगरी के लोगों को जो है वो कांग्रेस रिप्रेजेंट करती थी। इकोनॉमिक फील्ड में भी लोगों की अलग-अलग आइडियोलॉजी थी। कुछ लोग कांग्रेस के अंदर बोलते थे नहीं जी सोशलिज्म वाला मॉडल अपनाना है, कुछ लोग बोलते थे नहीं जी कैपिटलिज्म वाला मॉडल अपनाना है ना? तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस जो थी ना वो एक आइडियोलॉजिकल कोलिजन थी क्योंकि उसमें अलग-अलग वैरायटी के लोग थे। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म फॉर द डिबेट एंड डिस्कशन। कांग्रेस के अंदर ही जो है वो डिबेट एंड डिस्कशन होता था अलग-अलग आइडियोलॉजी को लेकर। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल कोलिजन थी। ठीक है? और नेक्स्ट है कि अडेप्टेबिलिटी टू द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट, मतलब अलग-अलग टाइम पर कांग्रेस ने अपनी अलग-अलग आइडिया को चेंज कर दिया। देखो स्टार्टिंग में कांग्रेस बनी थी, रिच लोग थे, फिर उसने अपने उसे लगा कि यार मेरे को गरीबों के लिए भी काम करना है, तो फिर वो शिफ्ट हो गई, ठीक है? फिर धीरे-धीरे सिंडिकेट का थोड़ा-सा पावर बढ़ा, तो फिर वो दोबारा से फिर इंदिरा गांधी आई, वो दो मतलब एक तरह से आप देखो कांग्रेस ने टाइम टू टाइम अपने आप को जो है वो चेंज वगैरह किया है, पॉलिटिकल सिनेरियो वगैरह और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट और सोशल कॉन्टेक्स्ट वगैरह को देखकर। क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? फॉर इंस्टेंस इट्स शिफ्टेड फोकस फ्रॉम दी फ्रीडम स्ट्रगल टू दी नेशन बिल्डिंग आफ्टर द इंडिपेंडेंस, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल से पूरा फोकस इन्होंने चेंज करके नेशनल बिल्डिंग पे किया था, है ना? आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो आप कह सकते हो कि कांग्रेस जो थी वो एक आइडियोलॉजी, वैसे मैं आपको बता दूं कि खासकर जो वैल्यू बेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते, वो 4 नंबर में आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। 6 नंबर में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, तो वो पार्ट्स में बटा होता है। मतलब एक ये पहले इस चीज का मतलब समझाता हूँ। जैसे कोई लिखा होगा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये आएगा नहीं क्वेश्चन बट आपसे पूछा जाएगा फीचर ऑफ फेडरलिज्म, फीचर ऑफ सोवियत यूनियन एंड डू यू थिंक द मॉडल यूज्ड बाय द सोवियत यूनियन इज परफेक्ट फॉर इंडिया। तो वैल्यू बेस पीछे का पार्ट है, आगे वाला जो है वो तो आपका फिक्स आंसर है, तो ऐसे आ सकता है 6 नंबर में, बट पूरा क्वेश्चन जो है वो वैल्यू बेस का कम ही आता है, खासकर 6 नंबर में। 4 नंबर में तो देखने के लिए मिलेगा। तो इसी वजह से आप चाहो तो सिर्फ इसमें से 3 पॉइंट भी लिखोगे 4 नंबर में तो मिल जाएगा, बट ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसी को थोड़े दो बड़ा करके लिख देना, 2-3 पॉइंट आराम से बन जाएंगे इसी पॉइंट से, ठीक है? चलो जी, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इतना बड़ा लर्न नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई ना, मार्क्स चाहिए तो करने पड़ेंगे, बट नहीं हो रहा तो आप बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ जी इस वाले क्वेश्चन पे। अब ऊपर वाले क्वेश्चन और नीचे वाले क्वेश्चन में डिफरेंस देखना। एक्सप्लेन दी डिफरेंस बिटवीन अलायंस विद इन दी पार्टी एंड अलायंस बिटवीन दी पार्टीज। कांग्रेस जो थी ना वो अलायंस विद इन दी पार्टी थी, यानी कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके अंदर ही अलायंस थे, जिसके अंदर ही अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग एक ही पॉलिटिकल पार्टी, जब बेसिकली विद इन दी अलायंस का मतलब क्या है, अलायंस विद इन दी पार्टी का मतलब क्या है, जब एक ही पार्टी में अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग जो है वो साथ आते हैं, ठीक है, अपने कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो सॉल्व करते हैं, बट एक ही पार्टी के अंदर रहते हैं, ठीक है? तो उसी को कहते हैं अलायंस विद इन दी पार्टी। जब एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हों और वो अपनी अपनी जो भी आइडियोलॉजी है उसको साथ लेकर चले, और तो उसी को हम अलायंस विद इन दी पार्टी कहते हैं, जैसे कांग्रेस थी। एक होता है अलायंस बिटवीन दी पार्टी, जहां पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ में आके गवर्नमेंट तो बनाती है, बट उनके जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना, जो मेन आइडिया होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मान लो कि अभी मान लो इलेक्शन होता है और मेरे को है ना 260 सीटें मिलती है, मेरे को 12 बंदे और चाहिए अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, सुनना। और मैं मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ ए, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है बी, और जो बी पार्टी है और ए पार्टी की मेरी हम दोनों की आपस, और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, सी डी ई एफ जी एच आई जे जो भी है, बट ये दो पॉलिटिकल पार्टी है, अब मेरे को 12 सीटें इनके पास है, हम दोनों की आपस में नहीं बनती, बट मैंने कहा यार साथ में आ जाओ, मैं आपको कुछ बना दूंगा, होम मिनिस्टर या वो मिनिस्टर की पोस्ट दे दूंगा, मेरे साथ आ जाओ। उन्होंने कहा चलो ठीक है आ जाते हैं। तो हम दोनों की आपस में बनती नहीं है, बट फिर भी ये साथ में आ गए मेरे, तो ये क्या चीज़ है, अलायंस विद इन दी पार्टी, ओ सॉरी अलायंस बिटवीन दी पार्टीज। जब एक ही दो पॉलिटिकल पार्टी जिनकी आपस में आइडियोलॉजी जो है वो ना मिलती हो बट फिर भी वो साथ में आ जाए और गवर्नमेंट चलाए, ठीक है, तो उसी को कहते हैं कि अलायंस बिटवीन दी पार्टी, मतलब अपनी आइडियोलॉजी नहीं छोड़ रहे। यहाँ पर क्या था, अलायंस विद इन दी पार्टी में क्या था कि अपनी अपनी आइडियोलॉजी को वो लेकर चल रहे हैं, बट वो बाकी की आइडियोलॉजी को सुनने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी को लेकर इतने कट्टर नहीं है। बट जो अलायंस विद इन दी पार्टी होता है, अलायंस बिटवीन दी पार्टी होता है, उसमें वो अपनी जो है वो आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं पूरी तरीके से, ठीक है, मतलब अपनी आइडियोलॉजी पार्टी को कभी भी नहीं छोड़ती अलायंस विद इन दी पार्टी में। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? चलो जी, ओके जी, नेक्स्ट वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला प्रश्न जो है वो हमारा लास्ट प्रश्न है चैप्टर नंबर 2 का, अपोजिशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ओके, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, और मैंने साफ लिख भी रखा है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट यू हैव टू रीड दैट क्वेश्चन पर्टिकुलरली। तो ये है क्या, ये बेसिकली ये है कि कांग्रेस जो है वो फर्स्ट इलेक्शन में
51 52 हो, 57 हो, 62 में कांग्रेस ही जीती थी, ठीक है। बट क्या आपको लगता है अपोजिशन ने भी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, है ना? और इससे रिलेटेड एक पिक्चर बेस भी है, वो भी मैं बताऊंगा, जैसे मैंने बोला पिक्चर की अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट सुन लो। तो आपको लिखना है यस अपोजिशन प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फर्स्ट इलेक्शन, ठीक है। क्या ये क्या करती थी बेसिकली, जो लोग कांग्रेस के अलावा थे, यानी कांग्रेस के अलावा जो अल्टरनेट वॉइस थी उनको सामने रखने की कोशिश करती थी। जैसे कि भारतीय जनसंघ थी, सीपीआई थी, अपोजिशन पार्टी थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी कांग्रेस से उस समय भी बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। तो उन वॉइसेस को जो है जो आवाज़ मिल पाए और लोग उनको वोट वगैरह डालते थे इसी वजह से, है ना? तो बेसिकली जो आप कह सकते हो कि सबसे पहला काम ऑपोजिशन ने क्या किया था, जो वॉइस थी ऑल्टरनेट वॉइस को भी जो है वो अ, मतलब स्ट्रेंथन बनाया था। दूसरा डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन किया था। कैसे? ये पहली बात तो कांग्रेस को डिक्टेटरशिप नहीं बनने देती थी, ठीक है। और कोई भी गलत काम करती थी कांग्रेस वगैरह कोई भी, तो उसको बहुत ही स्क्रूटनाइज स्क्रूटनाइज का मतलब एनालाइज करती थी और बोलती थी कि हाँ ये गलत किया है, मतलब पूरे नज़र वगैरह रखती थी कांग्रेस पे। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि अपोजिशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। पहली बात तो यह है कि वो लोग जो कांग्रेस को वोट नहीं देकर किसी और पार्टी को वोट देते थे उनको वॉइस वगैरह प्रोवाइड करी। दूसरी बात है जो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको डेमोक्रेटिक बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। डिक्टेटरशिप को जो है वो कंट्रोल करने में, डिक्टेटरशिप ना आने देने में इनका बहुत बड़ा रोल था। और साथ में ये है कि इन्होंने गवर्नमेंट पर कंट्रोल भी रखा, गवर्नमेंट पे चेक भी रखा। यस और नो? तो ये सारी की सारी चीज़ें, आई होप ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए हो। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं जी। थोड़ा जूम कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया, चलो जी, इतना काफ़ी है। चैप्टर नंबर 3 है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी। मैं आपको बता दूं जितने भी मैंने पेपर दिखे ना उसमें से इसके अंदर एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे को 4 नंबर का देखने के लिए मिला, ठीक है। और 2 नंबर में खासकर नीति आयोग वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम करते हैं, ठीक है। और जो 5 ईयर प्लान है ना वो आया था 4 नंबर में, बट सुन लो। 5 ईयर प्लान, पहली बात तो मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ कि जो 5 ईयर प्लान का जो हमने चक्कर है ना ये लिया था यूएसएसआर से। नीचे वैसे मैंने लिख रखा है बट फिर भी मेरा मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये यूएसएसआर से हमने 5 ईयर प्लान का जो है वो वो लिया था, प्लान का स्ट्रक्चर वगैरह लिया था। अगर आपसे पूछ रहा है कि 5 ईयर प्लान जो है का आइडिया हमने कहाँ से लिया है, तो यूएसएसआर से लिया है, ठीक है। और इसी के बेस पे हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है बनाया था। कब बनाया था? 1951 में बनाया था, है ना? तो पहला 5 ईयर प्लान सबसे पहले तो आपको बताना है कि 1951 से लेकर 56 तक रखा गया था। और इसका मेन गोल यही था कि पॉवर्टी से इंडिया को बाहर निकालना। और इस जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के जो इकोनॉमिस्ट थे उनका नाम था के एन राज। इसमें जो स्पीड थी ना प्लान की वो स्लो थी। और इसमें हमने एग्रीकल्चर को बूस्ट करने का सोचा, जो हमारे फार्मर थे उनकी इनकम को बढ़ाने का सोचा। और जो मेजर प्रोजेक्ट है जैसे कि भाखरा नांगल डैम हो गया वो भी इसी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत ही बनाया गया था। आई होप समझ आ गया हो। 5 पॉइंट बहुत है, आराम से नंबर मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि द स्पीड ऑफ द प्लान वॉज स्लो, तो आप लिख सकते हो द स्पीड ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज द स्लो, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो एग्रीकल्चर को मतलब बना बना के आप ये 5 पॉइंट मोर देन इनफ है। आप चाहो इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो पॉइंट को, नहीं भी करोगे तो मार्क्स पूरे ही मिलेंगे क्योंकि मैंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, और सारे पॉइंट एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान 56 से 61 तक चला। इसमें हमने ना रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और हैवी इंडस्ट्री पे जो है फोकस करा था। और इसके जो इकोनॉमिस्ट थे उनका नाम था पीसी महालनोबिस। याद रखना, महालनोबिस मॉडल लिखा ना, इसका नाम है पीसी महालनोबिस। और नेक्स्ट है कि जो इसकी जो स्पीड थी ना वो फास्ट थी, ओके। और यहाँ पर हमने प्रमोट करा था पब्लिक सेक्टर को फॉर दी सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। और यहाँ पर हमने इन्वेस्ट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर में, लाइक पावर और ट्रांसपोर्ट वगैरह में, ठीक है। क्लियर हो गया? आई होप कोई दिक्कत ना आई हो इसमें। ये सेकंड 5 ईयर प्लान था, ठीक है। हैवी इंडस्ट्री भी अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि पिछली बार एमसीक्यू में आया था कि हैवी इंडस्ट्री जो है वो किस 5 ईयर प्लान में रखा गया था, तो सेकंड 5 ईयर प्लान है, ओके। चलो जी, अब आ जाते हैं जी बॉम्बे प्लान पे। अब ये बॉम्बे प्लान क्या है? देखो, 1944 के अंदर है ना बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन साथ आते हैं और वो बोलते हैं कि जी हमको चाहिए कि ना जो गवर्नमेंट है ना वो प्लान्ड इकोनॉमी रखे, यानी गवर्नमेंट सब कुछ डिसाइड करे, गवर्नमेंट ही जो है सारा का सारा कंट्रोल बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का अपने पास रखे। ये था बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान बेसिकली क्या था? एक जॉइंट प्रपोजल था। 1944 में बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट साथ में आए थे और उन्होंने इस बोला था कि प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए और इसी को हमने बॉम्बे प्लान कहा था। बॉम्बे प्लान ये चाहता था कि गवर्नमेंट जो है ना वो मेजर इनिशिएटिव्स ले इंडस्ट्रियल और अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की, मतलब खुद ही इनिशिएटिव ले, गवर्नमेंट के कंट्रोल में सब कुछ होना चाहिए, यूएसएसआर वाला वैसा होना चाहिए, ठीक है। और दस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट वाज मोस्ट ऑब्वियस चॉइस फॉर द कंट्री आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो यानी सारे चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वही सारी की सारी प्लानिंग वगैरह करके चले, है ना। सारी प्लानिंग गवर्नमेंट की हो, गवर्नमेंट के अंदर ही सब कुछ रहना चाहिए। और इसके बाद हमने फिर प्लानिंग कमीशन भी बनाया था जिसके हेड कौन थे? प्राइम मिनिस्टर,
चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर थे। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं कि भाई इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, कि राइट अ शॉर्ट नोट और नीति आयोग बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेंगे इसके, व्हाट इज नीति आयोग बनेगा, क्या बनेगा? तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले नीति आयोग है क्या। सुनना, 1950 के अंदर हमने ये प्लानिंग कमीशन बनाया था, बट 2015 के अंदर हमने प्लानिंग कमीशन 1 जनवरी 2015 को हमने प्लानिंग कमीशन को खत्म करा और नीति आयोग बनाया। ठीक है, और नीति आयोग किस पे चलता था? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वगैरह पे, और साथ में बॉटम्स अप अप्रोच। ये सुनना मेरी बात, क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आया हुआ है कि बताओ कि प्लानिंग कमीशन को हमने बंद करके नीति आयोग क्यों बनाया भाई? तो आपको बताना है जो प्लानिंग कमीशन था ना वो टॉप अप अप्रोच पे चलता था। टॉप अप्रोच यानी सब कुछ सेंट्रलाइज था, है ना, यानी सब कुछ सेंटर से ही पूरा का पूरा जो है वो चीजें वगैरह करी जाती थी। नीति आयोग का काम, बेसिक प्लानिंग कमीशन का काम था पूरी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाना कि क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये टॉप अप अप्रोच अपनाता था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प ही करता था बस, स्टेट से इसका ऐसा कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था। ठीक है, बट ये जो नीति आयोग बनाया था ना ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे चलता था और ये बॉटम अप अप्रोच पे चलता था। बॉटम अप अप्रोच यानी नीचे की जो यूनिट्स है, यानी जो स्टेट्स है, उनकी गवर्नमेंट को भी साथ में लेकर चलता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो हमने क्या क्या देखे, इसके ऑब्जेक्टिव दो हैं। पहला तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना, दूसरा स्ट्रेटेजिक जो है वो फॉर्मुलेशन वगैरह करना। ठीक है, और लॉन्ग टर्म जो है वो स्ट्रेटेजी वगैरह बनाना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। और लास्ट पॉइंट है कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को जो है वो प्रमोट वगैरह करना। ये तीन ऑब्जेक्टिव और ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कह सकते हो। ठीक है, तीन ही क्वेश्चन है, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, सुनना कि अगर अगर गलती से इस चैप्टर का 4 नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट 5 ईयर सेकंड 5 ईयर प्लान को छोड़कर कोई आता है तो वो यही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वर द मेजर डिफरेंस इन द अप्रोच टुवर्ड द डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी जब हमारा इंडिपेंडेंस हो गई थी तो इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन सी मेजर अप्रोच को लेकर हमारे दिमाग में जो है वो कंफ्यूजन चल रही थी। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना तो उस टाइम हमारे दिमाग में दो चीज़ों को लेकर बड़ा विवाद था कि जी इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करे या एग्रीकल्चर पे, और दूसरा था पब्लिक सेक्टर पे फोकस करे या प्राइवेट सेक्टर पर। बट पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर पे आ जाते हैं। तो पहला जो पॉइंट यही था ना कि सबसे पहली दुविधा तो 1947 के अंदर यही थी कि हम इकोनॉमी का कौन सा मॉडल अपनाएं, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करें या इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करें। कुछ लोग कहते थे कि जी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, है ना, और हैवी इंडस्ट्री पे हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि क्रिएट जो है वो हम कर सके एक स्ट्रॉन्ग अर्बन इकोनॉमी। दूसरी तरफ बोलते थे कुछ लोग कि जी एग्रीकल्चर पे फोकस करो ताकि जो पॉपुलेशन है, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, उनका डेवलपमेंट हो सके, वो गरीबी के चक्र से बाहर निकल पाए, है ना। तो ये जो थी वो अलग, ये पहला क्वेश्चन था, पहली अप्रोच थी, पहली चीज़ थी जिसको लेकर डिफिकल्टी चल रही थी। दूसरी थी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें या प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, है ना, यानी सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए या सब कुछ प्राइवेटाइज होना चाहिए। इसको लेकर भी जो है वो डिफिकल्टी वगैरह चल रही थी। ठीक है, कुछ लोग बोलते थे कि जी, अच्छा नीचे आ जाता है, कुछ लोग बोलते थे कि जी सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए। और वो कौन थे? वो बॉम्बे प्लान वाले, हमने देखा ना, वो बॉम्बे प्लान वाले भी यही चाहते थे, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर ही होना चाहिए और जो प्लानिंग है वो गवर्नमेंट को ही करनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और क्योंकि सोशल और साथ में जो है वो सोशल वेलफेयर करना चाहिए और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए काम करना चाहिए। और इसी चीज को कहते हैं लेफ्ट आइडियोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए कि लेफ्ट आइडियोलॉजी क्या है, तो आप बताना कि लेफ्ट आइडियोलॉजी बेसिकली वो आइडियोलॉजी है जहां पर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी प्लानिंग जो होती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट को करना चाहिए और सोशल वेलफेयर करना चाहिए स्टेट को, और इनइक्वालिटी को खत्म करना चाहिए, खासकर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को। ठीक है, मेन तो यही है जो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, वही लेफ्ट आइडियोलॉजी होती है। नेक्स्ट है दूसरी तरफ जो है वो हमारी प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करते हैं ना, वो कहते हैं फ्री मार्केट अप्रोच रहनी चाहिए भाई। गवर्नमेंट कुछ डिसाइड ना करे, खुद ही डिसाइड हो, मतलब किसी चीज का प्राइस मार्केट खुद डिसाइड करने दो, मार्केट को गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर ना करे। दैट इज आपकी फ्री मार्केट अप्रोच। बट हमने कौन सी अपनाई है? हमने मिक्सड अपनाई है। ये भी पूछा जाता है आपसे कभी कभार कि हमने कौन सा आइडिया अपनाया, लेफ्ट अपनाया, राइट अपनाया, या फ्री मार्केट अपनाई, या स्टेट कंट्रोल अपनाई। तो आपको बताना मिक्स, हमने कुछ चीजें जो है वो प्राइवेटाइज करी है, कुछ चीजें जो है आज भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ओके, चलो जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हैज द डिबेट सॉल्व, यानी डिबेट सॉल्व हो गई। तो आपको बताना है कि देखो डिबेट पूरी तरीके से सॉल्व तो नहीं हुई, बट इंडिया के बाद है ना, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने मिक्स्ड मॉडल अपनाया, इकोनॉमी को भी लेकर चले हम साथ में, मतलब फ्री मार्केट को भी लेकर चले, और साथ में हमने लेफ्ट आइडियोलॉजी के जो पॉइंट्स थे उनको भी ध्यान में रखा, यानी स्टेट कंट्रोल भी रखा।
तो हमने मिक्स्ड जो है वो डेवलपमेंट करा है। हमने रूरल एरिया को और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को दोनों में को ध्यान में रखा और अपने मॉडल भी जो है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को दोनों मतलब मिक्स्ड मॉडल अपनाया था हमने। क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का? अब आ जाते हैं जी हमारे नेक्स्ट वाले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 4 पे। ज़ूम कर लेते हैं इसको, ठीक है? एक बार मैं देख लूँ। चलो जी, ओके। वॉइस जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। इसी बात पे आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 4 है हमारा इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन। ये हमारे चैप्टर का नाम है और यहाँ पर हम इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन तो आपको पता ही है कि हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी? दूसरा हम पढ़ने वाले हैं चाइना के बारे में, है ना? चलो जी, आ जाते हैं। और जैसे मैंने बताया पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बट वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लोगे मैक्सिमम चीज़ें आपकी वैसी क्लियर हो जाएगी। अब आ जाते हैं जी पहले वाले क्वेश्चन पे। पहला वाला क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम में ना घुमा फिरा के आता है कि ये बताओ व्हाट वाज द रोल ऑफ नेहरू जी, है ना, इन दी फॉरेन पॉलिसी, जो आप कह सकते हो फॉर स्टैब्लिशिंग दी फॉरेन पॉलिसी, यानी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करने में जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल था, या इन्फ्लुएंस बताओ जवाहरलाल नेहरू का इन दी इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अब है ना एक बात बताता हूँ। मैंने पेपर जो करवाया ना ये वाला, कहाँ गया ये वाला? कहाँ, एक सेकेंड रीलोड कर लेता हूँ। ओके जी, ये वाला जो पेपर आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर ना एक एमसीक्यू पूछा गया था कि इनमें से जवाहरलाल नेहरू ने क्या चीज नहीं बोली थी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। और 4 नंबर में नीचे क्वेश्चन था क्या चीज बोली थी। तो वो जो ऊपर वाले क्वेश्चन के 3 पॉइंट थे ना वही लिखने था नीचे। मेरी बात समझ रहे हो? पेपर को बहुत ध्यान से देखा करो, कभी कभी बड़े क्वेश्चन का आंसर ही उसमें मिल जाता है आपको, एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, खासकर मैप में किसी लीडर का नाम पूछे तो एमसीक्यू में देखना शायद मिल जाए। ओके, मैच दी फॉलोइंग में हो क्या पता, है ना? तो आ जाता है, तो ये वाली बात याद रखना। तो जी गांधी जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उनका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है, उनका बहुत इन्फ्लुएंस था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे, ठीक है, खासकर इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद। उन्होंने बेसिकली 3 मेन चीजों पर फोकस करा, 3 मेन गोल थे उनका। पहली बात तो ये थी कि प्रिजर्व दी सॉवरेनिटी, इंडिया की सॉवरेनिटी जो है वो बनी रहनी चाहिए। इसका मतलब कोई भी जो बाहर की कंट्री है वो हमको डिक्टेट ना कर पाए कि जी ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है। ये तो पहली चीज थी हमारी कि हमारे डिसीजन हम खुद ही ले, दूसरे ना ले। इस चीज को जो है इस पे मेन फोकस रखा जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा मेन फोकस रखा उन्होंने कि प्रोटेक्ट दी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रहनी चाहिए, यानी देश की 1 इंच भी इधर से उधर नहीं खिसकना चाहिए, ठीक है। ऑल दो इन्होंने ही पूरा का पूरा आइलैंड जो है म्यांमार को गिफ्ट कर दिया था, बट छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ आ गया, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रहनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। ये 3 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपको लग रहा है कि जी जवाहरलाल नेहरू ने आइलैंड गिफ्ट करा है, ऐसी बात नहीं है। इंडिया में अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं जवाहरलाल मोदी जी, उन्होंने भी आइलैंड गिफ्ट कर रखे हैं। उन्होंने भी क्या किया था कि जब बांग्लादेश के साथ हमने टेरिटोरियल डिस्प्यूट सॉल्व करे करे थे ना, तो बहुत सारे गांव बांग्लादेश को दे दिए। क्यों जी, हमारा कोई जवाई लग रहा है वो? मेरी बात समझ रहे हो? मतलब मेरे को सेंस समझ नहीं आया, और आज देख लो क्या हालत है। हमारे मुंह पे थूक के जा रहा है वो, थूक के क्या ही जा रहा है, उसकी औकात नहीं है, बट समझ रहे हो ना। आज देखो बहुत इंटरनेशनल फोरम पे हमारी बुराई करते हुए नहीं थकता वो। तो ऐसे खासकर कंट्री के केस में तो है ना, कोई भी पीएम बने या कोई भी लीडर हो ना, उसे ये नहीं समझना चाहिए कि मैं इस देश का मालिक हूँ, ठीक है। वो सिर्फ कस्टोडियन होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। उसे एटलीस्ट इतना नहीं करना चाहिए कि कोई एरिया दे देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से खिलाफ मतलब किसी को भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कोई भी पीएम हो, कोई भी सीएम हो, कोई भी डीएम हो, कोई भी कुछ भी हो, एरिया देना या लेना ये आपका काम नहीं है। आपका जो काम है वो करो, ठीक है। इंडिया की इंडिपेंडेंस बड़ी हार्ड एंड सॉवरेनिटी है, बहुत मुश्किल से जो है वो ब्रिटिशरों से लैंड लिया और दोबारा से आप किसी दूसरे कंट्री के लोगों को दे रहे हो, तो ये सही नहीं लगता मेरे को, है ना। तो इस बात पे मैं तो बीजेपी को भी क्रिटिसाइज करता हूँ। इस बात पे मैंने कांग्रेस को भी बड़ा क्रिटिसाइज किया है कि ये बहुत गलत बात है, ठीक है। पीएम होने का मतलब ये नहीं कि पूरा देश आपका ही है ना, मतलब ये कि खरीद लिया है लैंड आपने, ये नहीं करना चाहिए। डिस्प्यूट सॉल्व करने वाली अलग बात होती है, बट ये मेरे को चीज़ सही नहीं लगती। डिस्प्यूट सॉल्व करने के चक्कर में अपनी लैंड दे दोगे क्या? चलो जो भी है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे कि राइट द फीचर ऑफ द इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड एक्सप्लेन इट्स पॉलिसी। ये आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है बहुत बार, मतलब इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही वाला आया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पहले बताओ और फिर इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी बताओ। यानी इंडिया मतलब न्यूक्लियर पॉलिसी मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में इंडिया की क्या क्या पॉलिसी है, क्या क्या चीजें हैं
जो इंडिया बोलता है कि हाँ जी, हम तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जब भी हम न्यूक्लियर का यूज़ करते हैं तो। ठीक है? चलो पहले तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं कि हमने न्यूक्लियर एनर्जी कैसे डेवलप करी थी। तो मैं आपको बता दूँ, लेट 1940s में अंडर द लीडरशिप ऑफ जहांगीर बाबा, होमी जहांगीर बाबा, उनकी लीडरशिप में हमने क्या किया था कि बेसिकली ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है वो डेवलप वगैरह किया था। बेसिकली मेन जो हमारा एम था उस समय ये था कि एटॉमिक एनर्जी को डेवलप करना पीसफुल पर्पसेस के लिए, और ताकि हमारी एनर्जी नीड पूरी हो सके, है ना, डेवलपमेंट वगैरह कर सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, वो था हमारा। उसके बाद है ना, फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो हमने किया था वो किया था मई 1974 में किया था। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। 1974 में हमने पीसफुल वो किया था, पीसफुल कह रहा हूँ, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था। और इस प्रोजेक्ट का नाम जो था, ऑपरेशन का नाम था, बहुत सारी कंट्री हमको क्रिटिसाइज कर रही थी इस समय 1978 में, बट इसका नाम हमने रखा था स्माइलिंग बुद्धा, याद रखना ये। ठीक है। दूसरी बात है, इंडिया कंडक्ट अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट फिर 1998 में भी किए थे, वो पाकिस्तान, वो कारगिल वगैरह पता ही है आपको, है ना। तो इस समय भी हमने जो है वो किया था 1998 के तहत। और बेसिकली उसमें हम ये बताना चाहते थे कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मेनली दिखाना पाकिस्तान को, हमारा मतलब बताना काम था कि भाई कर सकते हैं हम, अगर अपनी पे आ गए तो ये जो है वो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ठीक है। अब बात करते हैं जी न्यूक्लियर पॉलिसी की, कि हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। ठीक है। न्यूक्लियर पॉलिसी यानी किन किन चीज़ों का जो है वो हम ध्यान रखते हैं। यस और नो, क्लियर, कोई दिक्कत, आ जाओ जी। सबसे पहला है जी, मैन्युफैक्चर ऑफ द न्यूक्लियर वेपन फॉर द सिक्योरिटी। पहली हम जो है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बोलते हैं कि जो हम न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहे हैं ना, वो सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, वो अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए और सॉवरेनिटी के लिए कर रहे हैं। These approach underscore India's focus on maintaining the defense capability while avoiding the aggression। कहते हैं हम अग्रेशन के लिए नहीं कर रहे, हम किसी पे अटैक करने के लिए थोड़ा ना ही करेंगे, और ना ही करने का सोचा है कभी। मेरे को नहीं लगता इंडिया कभी भी किसी कंट्री के अंदर कोई सामने वाला भी घेर देना तब भी घेरेगी, मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि मतलब एक दिमाग में आता है कि इतने सारे लोग मरेंगे, है ना, तो ये वाली बात हो जाती है, बट कर देंगे, देखो भरोसा कुछ नहीं है। मेरे को लगता है न्यूक्लियर एनर्जी सबसे खराब चीज़ है। ठीक है, बट जो भी है, चलो बीच बीच में कमेंट्री देना बंद करूंगा मैं यार, है ना, टाइम वेस्ट हो जाता है बच्चों का। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी में क्या बात बोली गई थी, पहली बात जो है वो हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे किसके लिए, सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के लिए और सॉवरेनिटी के लिए, बेसिकली डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए यूज़ करेंगे, अग्रेशन वगैरह का कोई उपयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात है, नो फर्स्ट यूज़, पहली बार कभी भी उपयोग नहीं करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हम पहले किसी किसी कंट्री से लड़ाई हो रही है और अटैक करते हैं हम न्यूक्लियर वेपन से, नहीं, पहले नहीं करेंगे। ठीक है, डेटरेंस के लिए यूज़ करेंगे, बट रिव्यू ऑन दी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, हम ये रिव्यू भी कर सकते हैं। मतलब अगर हमें लगा कि कंट्री बहुत ही कुछ ज़्यादा हमारे साथ कर रही है, तो हम कभी भी जो है वो इस चीज़ को, पॉलिसी को चेंज भी कर सकते हैं, ये भी याद रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है एनआरसी, एनएसजी मेंबरशिप कमिटमेंट। एनएसजी मेंबरशिप कमिटमेंट का मतलब, जो इनके पास न्यूक्लियर वेपन है ना, उनकी कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं हम, किस लिए। इंडिया सीक एनएसजी मेंबरशिप टू गेन द एक्सेस टू एडवांस न्यूक्लियर मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी फॉर द पीसफुल पर्पस। दिस स्टेप इज एसेंशियल फॉर स्ट्रेंथनिंग द इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एंड द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो इंडिया बोलता है कि हमें ना एनएसजी मेंबरशिप चाहते हैं। अभी एनएसजी मेंबरशिप होता क्या है, सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली है ना, मैं आपको बता दूं, इंडिया न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर रहा है ना, बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें परमिशन नहीं देता। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ 5 कंट्री जिनके पास विटो पावर है ना, नहीं पता तो अभी बताऊंगा। विटो पावर यूके के पास, यूएस के पास, फ्रांस के पास, ब्रिटेन हो चुका है, और कौन सा था, चाइना के पास, और कौन सा है हमारा, और कौन, चाइना, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, और कौन सा रहता है यार, रशिया। ये कैसे छोड़ सकता हूँ मैं। तो 5 कंट्री जो है इनके पास विटो पावर है, और इन्हीं को जो है वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने की परमिशन है। हम भी इसका मेंबर बनना चाहते हैं। इसका रीज़न ये है, हम ये एनएसजी मेंबरशिप चाहते हैं, ये इसका मेंबर बनना चाहते हैं हम भी। इसका रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि, पता है, ये मेंबर अभी हम नहीं है तो क्या होता है, हमें अगर एडवांस न्यूक्लियर मटेरियल चाहिए होता है ना, तो हमें मिलता नहीं है, कोई भी कंट्री हमें देती नहीं है। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए जो है वो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी वगैरह की रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी वगैरह की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमें भी इसका मेंबर वगैरह बनाओ, तो ये भी चाहते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है अपोजिशन टू दी अनजस्ट ट्रीटी। ये अभी अभी मैंने बात बोली ना अनजस्ट वाली, ये वाली जो कि 5 कंट्री के पास ही है। अब पता क्या है, जो पूरी दुनिया है ना हमारे पीछे पड़ी हुई है, कि दो एग्रीमेंट है, एक सीटीबीटी और एनपीटी। सीटीबीटी की फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, और एनपीटी की फुल फॉर्म है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इन दोनों एग्रीमेंट पे इंडिया की साइन चाहती है
ये जो वीटो पावर वाली कंट्री है कि जी इंडिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन का यूज़ ना करे और जो भी अपने न्यूक्लियर वेपन है उसको ख़त्म कर दे या दे दे। जो इंडिया है वो कहता है नहीं जी ऐसा नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि जी पता है क्या? इंडिया कहता है कि दोनों की दोनों ट्रीटी जो है ना वो गलत है। इसका रीज़न क्या है? ये दोनों ट्रीटी ये कहती है कि सिर्फ़ 5 कंट्री को ही अलाउ होना चाहिए न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करना। इंडिया बोलता है देखो जी बंद करना है सबके लिए करो, नहीं करना तो हमारे पीछे मत भागो। ये पहली चीज़। दूसरी बात ये तो एक तो पाकिस्तान भी नहीं कर रहा पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, जब वो सरेंडर नहीं कर रहा हम कैसे कर देंगे? तो ये वाली बात है। दूसरी बात है पीस ओरिएंटेड अप्रोच हमने अपना रखी है। पीस ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब क्या होता है? शांति के लिए ये हम जो है वो एनर्जी रिसोर्सेज़ का न्यूक्लियर एनर्जी का रिसोर्स जो है वो हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, है ना? और एनर्जी जनरेशन के लिए ही करेंगे बस, है ना? बेसिकली हम तो बेसिक एडवोकेट करते हैं कि जी न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट होना चाहिए यानी न्यूक्लियर वेपन जो है वो खत्म होने चाहिए। बट अब ऑब्वियस सी बात है और अगर यूज़ होना भी चाहिए तो अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? चलो जी, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी से रिलेटेड है जो बात मैंने अभी बोली थी, कि इंडिया जो है उसने एनपीटी पे और सीटीबीटी पे साइन क्यों नहीं करा? पहली बात तो यही मैंने अभी-अभी आपको बताया क्योंकि पहली बात तो इंडिया बोलता है कि जी जो 5 कंट्री मैं आपको बता दूँ या 1967 से पहले जो न्यूक्लियर वेपन है, उनका जो टेस्टिंग है वो उन्हीं 5 कंट्री ने कर रखी है, वीटो कंट्री ने। तो इंडिया बोलता है ये अनफेयर है। ठीक है कि आप इन 5 कंट्री को यूज़ करने दो, हमको ना दो ये। दूसरी बात है सीटीबीटी लैक ऑफ डिसआर्ममेंट कमिटमेंट यानी जो क्या नाम है अपना ये जो सीटीबीटी है, सीटीबीटी ये नहीं कहता कि जी मतलब अम, अ, वो क्या ये जो सीटीबीटी है वो कहता है पूरी तरीके से न्यूक्लियर बैन कर दो। इंडिया कहता है गलत तरीका है। गलत तरीका क्या है? पहली बात तो इसका रीज़न ये है कि इंडिया बोलता है न्यूक्लियर वेपन का यूज़ बंद नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन का यूज़ होना चाहिए फॉर द बेटर पर्पसेस, फॉर द हेल्थ केयर, फॉर द एग्रीकल्चर, फॉर द एनर्जी जनरेशन। और साथ में इंडिया ये भी बोलता है कि ट्रीटी डिड नॉट इंक्लूड अ टाइम बाउंड फ्रेमवर्क फॉर डिसमेंटलिंग द एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर वेपन। और है ना सी ये जो जो हमारा सीटीबीटी है ना इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जी न्यूक्लियर वेपन खत्म होने चाहिए। इंडिया कहता है वो तो ठीक हो गया, कब खत्म होने चाहिए ये भी तो लिखो। जब आप यही नहीं लिख रहे खत्म हो रहे हैं तो आज से 2000 साल बाद कोई कंट्री बोले कि चलो हम आज अपने न्यूक्लियर वेपन खत्म कर रहे हैं, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता ना। अगर आप टाइम दो कि हाँ जी एक महीने के अंदर सबको खत्म करने पड़ेंगे तब तो समझ आए ना, आपके पास इसकी कोई टाइम लिमिट है और आप बोल रहे हो पूरी तरीके से बैन, तो ये दोनों ही चीज़ों को हम अपोज करते हैं, तो इसी वजह से हमने इस पर साइन नहीं किया। ठीक है, पहला डिस्क्रिमिनेटरी है, दूसरी बात है कि इसकी जो है वो कोई टाइम बाउंड नहीं है और ये बोलता है पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, तो इंडिया कहता है बैन नहीं होना चाहिए, अच्छे पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो जी, लैपटॉप बहुत ज़्यादा गर्म हो गया एंड बट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चलो वॉइस तो अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। एनालाइज द इंडियाज पॉलिसी फॉर द नॉन अलाइंड और नॉन अलाइंड मूवमेंट और उसका क्रिटिसिज्म। सबसे पहले तो नॉन अलाइंड मूवमेंट सुन लो ये है क्या। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना तो उस समय हमारे पास दो ग्रुप थे पूरे वर्ल्ड में, एक तो था नाटो और एक था वारसा। नाटो किसका ग्रुप था? यूएसए का। और वारसा किसका ग्रुप था? यूएसएसआर का। ये दोनों के दोनों ग्रुप बने बने हुए थे। वर्ल्ड जो है वो एक तरह से दो अलग अलग पोल में बटा हुआ था। इंडिया ने सोचा कि यार अभी अभी हम इंडिपेंडेंट हुए तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हमने किसी भी एक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, इसलिए इंडिया ने हटकर एक अपना अलग से पाथ चुना जिसमें हमने दोनों ही कंट्री को जो है चूज नहीं करा और अपने अलग से एक नॉन अलाइंड ग्रुप बनाया अपना। ठीक है, और इसका ग्रुप बनाने का रीज़न पता ये भी था कि हम जो है वो लड़ाई वगैरह से बिल्कुल अलग रहते थे। हम चाहते थे ग्लोबल पीस रहे, है ना? और कोलोनियलिज्म ना हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर कोई नई कंट्री जो आज़ाद होकर अभी-अभी आज़ाद हुई है और वो नाटो में मिल जाए, तो अमेरिका तो उस पे कब्ज़ा कर ही लेगा। या अगर वारसा में मिल जाए तो यूएसएसआर कब्ज़ा कर लेगा। तो इंडिया जो है वो ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए इंडिया ने बल्कि नई-नई कंट्री जो इंडिपेंडेंट हुई थी उनको बोला था कि आप हमारे अंडर जो हमारा ये बन रहा है हमारा नैम, उसके अंडर आओ। और इसकी फर्स्ट मीटिंग 1961 में हुई थी बेलग्रेड में, ये भी याद रखना। ठीक है, और हमने इसका स्ट्रेटेजिक फ़ायदा भी उठाया है। स्ट्रेटेजिक फ़ायदा कैसे? नॉन अलाइंड अलाउड द इंडिया टू मेंटेन दी ऑटोनॉमी, मतलब एक तरह से हमने यूएस के साथ भी रिलेशन मेंटेन करे थे इस टाइम में, यूएसएसआर के साथ भी। ऑल दो यूएस के साथ रिलेशन हमारे थोड़े से खटास आ गई थी उसके अंदर, क्योंकि हमारे यूएसएसआर से रिलेशन थोड़े ज़्यादा अच्छे हो गए थे। ठीक है, और कुछ लोग जो है कुछ कंट्रीज़ इंडिया को क्रिटिसाइज़ भी करती है कि यार जो आपने नैम का तरीका अपनाया है ना ये बिल्कुल गलत है। तो इसका रीज़न पता है क्या है? आपसे एग्ज़ाम में अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाई इंडियाज़ पोजीशन ऑन द नैम वाज़ क्रिटिसाइज्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज़। तो आपको बोलना है, पहले तो इसलिए क्रिटिसाइज़ किया जाता था क्योंकि 1971 में हमने एक इंडो सोवियत ट्रीटी करी थी 1971 में, है ना? और इसका भी रीज़न था क्योंकि जो पाकिस्तान था उसको सपोर्ट कर रहा था, ब्रिटेन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था, तो इस वजह से। दूसरी बात है, नैम रिलेवेंस वाज़ क्वेश्चन बाय मैनी मेंबर ऑफ द स्टेट अलाइंड ईच
ब्लॉक। बहुत सारी जो दोनों ब्लॉक की कंट्रीज थी ना, चाहे नाटो वारसा, दोनों की दोनों ब्लॉक की कंट्री हमको क्रिटिसाइज कर रही थी कि भाई एक को तो चुन लो, थाली के बैंगन मत दोनों। तो ये वाली बात हो गई थी। तो इस वजह से चैलेंज वगैरह भी था और कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी करा था। बट इंडिया का हमेशा ये एक स्टांस रहा है कि जी हम पीस की तरफ है। आप दोनों लड़ रहे हो और दोनों का ब्लॉक बनाने का मेन रीजन ये है खून खराबा, हम नहीं चाहते वो। ठीक है। नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस। इसका मतलब है कि नैम का ये भी फायदा है कि आज जो है वो लड़ाई खत्म हो चुकी है। मेन हमारा गोल यही था कि जब जो नई नई कंट्री है उनको जो है वो नैम में शामिल करना, हमने नैम में शामिल भी करा नई नई कंट्रीज को, और लड़ाई को सॉल्व करने की कोशिश भी करी, और ये अब ये लड़ाई खत्म हो चुकी है, नाटो वर्सेस वारसा। ठीक है। बट आज भी उसका रिलेवेंस है। आज क्या है, हम मल्टीपोलर वर्ल्ड और क्या कहते हैं उसको, ग्लोबल वार्मिंग, इन सारी की सारी चीज़ों पे बात करते हैं और मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। मेन तो यही है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? आई होप ये बात आपको पूरी की पूरी क्लियर हो चुकी हो। मेन जो है ये चीज़ है कि आपसे पूछा जाएगा कि नैम क्या है, नैम बताओ। तो आपको नैम पूरा का पूरा बताना है, सारे पॉइंट वगैरह आपको लिखने हैं, और अगर पूछे कि नैम को क्यों क्रिटिसाइज करा जाता है, फिर ये वाला पॉइंट आपको लिखना है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, डू यू थिंक नैम इज रिलेवेंट टुडे, तो आपको ये लिखना है कि यस नैम। फिर अगर बड़ा क्वेश्चन में आता तो वही लिखना है, नैम बना था 1947 में, ये सारी चीजें। फिर आपको बताना है कि यस नैम इज रिलेवेंट टुडे ऑल्सो। क्यों? क्योंकि 47 में बना था तो उस टाइम तो उसके ऑब्जेक्टिव अलग थे, बट आज ऑब्जेक्टिव अलग है। आज जो है उसका मेन गोल नाटो और वारसा के बीच में लड़ाई सुलझाने का नहीं है। आज उसका मेन गोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना, ग्लोबल वार्मिंग पर मेन फोकस है उसका। ठीक है। तो एग्जाम में थोड़ा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके। अब आ जाते जी चाइनाज इन्वेजन पे। ठीक है। सबसे पहले तो चाइना के बारे में आपको पता है, चाइना ने क्या किया था। थोड़ा सुनना मेरी बात। चलो पहले मैं तिब्बत इशू समझाता हूँ, फिर आपको चाइना का समझ आएगा। ठीक है। चलो तिब्बत इशू पे आ जाते हैं पहले हम। हुआ क्या था कि आपको पता है कि 1949 में जो है वो चाइना जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था। हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए थे, और उस टाइम बहुत हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए गए थे, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें हुई थी। तो ये सब कुछ चल रहा था उसी समय। फिर क्या हुआ 1950 में, क्या होता है, चाइना जो है ना वो तिब्बत पर अटैक कर देता है और उस पर कब्जा कर लेता है। इंडिया जो है वो अपोज करती है, इंडिया बोलती है ऐसा मत करो, ये सारी की सारी चीज़ें। और 1954 में जो है वो इंडिया और चाइना का एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम कहते हैं पंचशील एग्रीमेंट, जिसमें 5 बातें बोली जाती है। अभी मैं बताऊंगा 5 बातें क्या थी। उस 5 बातें में से एक ये बात थी कि है ना, हम दोनों एक दूसरे की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को मेंटेन रखेंगे और दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, है ना। अब चाइना बोलता है कि है ना, ये जो तिब्बत है ये हमारा इलाका है और आपने क्या करा है, हमारे साथ दगाबाजी करी है, ये जो पंचशील एग्रीमेंट है तोड़ा है। क्यों? क्योंकि तिब्बत हमारा इलाका है, हम अपने इलाके में भी जो भी करें आपने। और उसके बाद पता है क्या हुआ, जब अटैक वगैरह हुआ है पूरा का पूरा, जब क्या कहते हैं, हमारी चाइना पर कब्जा कर लिया ना, तिब्बत ने कब्जा कर लिया जब चाइना पे, है ना। तो उस टाइम जो लीडर थे ना, कहाँ के लीडर, जो हमारे तिब्बत के जो धर्मगुरु थे, जो दलाई लामा थे। मैं बता दूं दलाई लामा कोई नाम नहीं है पहली बात तो ये शायद आपको पता भी ना हो, इसकी भी शॉर्ट्स अपलोड कर रखी है। तो दलाई लामा जो थे, वो जो है वो 1959 के अंदर जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने इंडिया से असाइलम मांगा और इंडिया ने उनको असाइलम वगैरह दी। और आज जो है खासकर धर्मशाला में एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी कैंप है जहाँ पर जो है वो दलाई लामा और दलाई लामा के जो भी लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं। ठीक है। बट इससे कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो थोड़े से खराब हो गए। ठीक है। क्योंकि पंचशील एग्रीमेंट किया था 54 में, अप्रैल 29 अप्रैल में किया था। अभी दिखाऊंगा, इसका अलग से क्वेश्चन है, डोंट वरी। अप्रैल 29 अप्रैल 1954 में हमने एग्रीमेंट किया था, और चाइना बोलता है कि आपने बोला था टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, बट आपने करी नहीं। और ये एग्रीमेंट हुआ था इंडिया चाइना के बीच में। इंडिया के लीडर जो थे जवाहरलाल नेहरू, और चाइना के जे थे जाऊ एन लाई, है ना। तो ये सिचुएशन वगैरह पूरी की पूरी ताइवान की बता रखी है, तिब्बत की बता रखी है। आज भी सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने लिखा। अब आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया, पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट पे आ जाते हैं, जो मैंने अभी अभी पंचशील एग्रीमेंट बताया ना, ये रहा पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट क्या था, मैंने अभी अभी बता दिया। जवाहरलाल नेहरू और जाऊ एन लाई के बीच में हुआ था 29 अप्रैल 1954। पहला था कि रिस्पेक्ट करेंगे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की थी। नेक्स्ट है म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, अटैक वगैरह नहीं करेंगे एक दूसरे पे। नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द ईच अदर्स इंटरनल मैटर, दोनों एक दूसरे के इंटरनल मैटर पे नहीं बोलेंगे। इक्वालिटी होगी और म्यूचुअल बेनिफिट का फायदा, मतलब इक्वालिटी रहेगी, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, और एक दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली बेनिफिट रखेंगे, फायदा उठाएंगे चीज़ों का। नेक्स्ट है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है। बट फिर चाइना ने बोला कि जी आपने ये जो है वो पंचशील एग्रीमेंट तोड़ दिया, और आपको पता ही है फिर चाइना ने 1962 में हमारे पर अटैक भी कर दिया था। अब जब अटैक की बात आई गई है तो हम ऊपर वाला भी तो पॉइंट देख लेते हैं फिर। ये रहा जी अटैक वाला।
तो आपको पता है कि जब 59 के अंदर जब हमने दलाई लामा को जो है वो पूरा जो है वो इंडिया के अंदर असाइलम वगैरह दिया था, तो चाइना ने बोला कि जो है वो आप एंटी चाइना एक्टिविटी कर रहे हो, ये जो बंदा है ये एंटी चाइना एक्टिविटी कर रहा है, आपने इसको शरण दिया, आपने गलत करा है। और इसके बाद फिर हम बॉर्डर डिस्प्यूट में अटक गए, चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया। चाइना बोलता है कि अक्साई चीन और जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है और जो हमारा ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, जो हमारा एरिया जिसको हम पहले नेफा बोलते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, एक नंबर में क्वेश्चन भी आता है, ये जो है वो दोनों के दोनों इलाके हमारे हैं और इस पर जो है वो चाइना टूट पड़ता है, अटैक वगैरह कर देता है। ठीक है। और 1962 अक्टूबर में इन्वेजन वगैरह जब करता है चाइना वगैरह, तो उसके बाद क्या होता है कि लड़ाई वगैरह स्टार्ट होती है। बट मैं आपको बता दूं, ये जो लड़ाई होती है ना, इसमें चाइना ही खुद ही पीछे हट जाता है, यूनिलेटरली सीज फायर कर लेता है। ठीक है। और ये वाली वॉर जो है ना, ये हमारे लिए बिल्कुल शौक था, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उस समय, एक ही ऐसे लीडर थे जिन्होंने बोला था कि भाई चाइना पे भरोसा मत करो। वो पता है कौन थे? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने बोला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला कि भाई ये हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो है ना, कुछ ही टाइम तक रहने वाला है, ये चाइना सही कंट्री नहीं है। उस टाइम बड़ा इग्नोर करा, कह रहे नहीं जी भाई ये हमारे हिंदी चीनी भाई भाई और ये सारे मिलके रहेंगे। 1962 में जवाहरलाल नेहरू के कान में बिल्कुल घंटी बज गई, समझ आ गया उनको कि जी बंदा जो है वो बात तो सही बोल रहा है। और उसका बट अब कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि उनको बिल्कुल, हमें बिल्कुल प्रिपरेशन ही नहीं थी। हमें हमें तो लग रहा था एक ही तरफ किया है बस, पाकिस्तान देख लेंगे जो होगा। हमने वहाँ पर कुछ प्रिपेयर ही नहीं कर रखा था दूसरी साइड में। और इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और ये वॉर जो हम हार गए। ठीक है। और इसी वजह से मैं आपको बताऊं कि इंडिया चाइना के रिलेशन पे डेंट भी पड़ा, इंडिया की इमेज पे भी डेंट वगैरह पड़ा, है ना। अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो खासकर इंडिया को, इंडिया हैड टू अप्रोच द अमेरिका एंड ब्रिटिश, हमें अमेरिका और ब्रिटेन आर्मी से असिस्टेंस भी मांगना पड़ा। यूएसएसआर न्यूट्रल रहा, यूएसएसआर का भाई मैं कुछ नहीं करूंगा। पता है क्यों? यूएसएसआर की चाइना से भी अच्छी रिलेशन थे और यूएस से भी और इंडिया से भी, तो वो इसमें नहीं फंसा। दूसरी बात है कि वॉर जो है वो कहीं ना कहीं नेशनल ह्यूमिलेशन थी हमारे लिए, और हमारे कहीं न कहीं बहुत ही एक बुरा इम्पैक्ट डाला था हमारे ऊपर उसने। बड़े-बड़े जो टॉप कमांडर थे ना आर्मी के, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, रिज़ाइन कर दिया था। जो हमारे वीके मेनन थे, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, है ना? नेहरू जी को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि हमारी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी चाइना के अगेंस्ट, ओके? और साथ में जो सीनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट जो था, उन्होंने अपोज़िशन को भी अफ़ेक्ट करा। अब ये सुनना, ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखना। उस मैं आपको बता दूँ क्या ना, बेसिकली है ना, एक पार्टी है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर कुछ लोग थे जो यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे। ठीक है। और वो बोलते थे कि हमें ना, और उनका जो है वो कांग्रेस से थोड़ा लगाव था, कांग्रेस के साथ थे। कुछ लोग ऐसे थे जो चाइना को सपोर्ट करते थे। 1964 के अंदर, 62 के अंदर जब हमारी लड़ाई हुई थी ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे इंडिया के अंदर जो चाइना को सपोर्ट कर रहे थे। तो इसी वजह से 1962 के अंदर, अरे यार, आई होप आपको, चलो यार ये वाला क्वेश्चन करते हैं, मेरे को फिर स्टॉप करनी पड़ेगी क्योंकि गाने वगैरह बज रहे हैं। ठीक है। चलो अभी तो ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। तो 1964 के अंदर क्या हुआ था क्या ना, इसी वजह से सीपीआई जो है वो दो टुकड़े में टूट गई, एक तो बन गई सीपीआई एम और एक बन गई सीपीआई। ठीक है। तो सीपीआई एम जो थी वो मार्क्सिस्ट वाली थी, ओके। और सीपीआईएम के सीपीआई एम जो हुई थी जो चाइना को सपोर्ट करती थी, और इस वजह से बहुत सारे जो प्रो चाइना लीडर थे सीपीआईएम के, उनको जेल में भी डाला गया था। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो हमारे सारे क्वेश्चन ये वाले हो गए, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट हो गया, ये भी हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन हमने देख लिया। चलो जी, अब सेकंड लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड द यूएस इकोनॉमी वाज मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूएस की, यूएसएसआर, ये कोल्ड वॉर में यूएस इकोनॉमी, अच्छा हाँ, यूएस इकोनॉमी जो थी वो बाकी वर्ल्ड से ज़्यादा डेवलप्ड थी, बट फिर भी जो यूएसएसआर की सोवियत सिस्टम था ना, उसके भी कुछ ऐसे फीचर थे जो कि अच्छे थे। तो फीचर बताने हैं कौन कौन से फीचर थे, ये तो ईजी है। तो चैप्टर नंबर 1 सेकंड बुक में आपने पढ़ा ही था, क्या फीचर थे, एक बार ये वाली खत्म हो जाए फिर। ठीक है, क्योंकि गाने वगैरह आ रहे हैं। ठीक है। तो क्या क्या था, सबसे पहले तो स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी होनी चाहिए, और फोकस ऑन दी सोशल सोशल वेलफेयर होना चाहिए, ये दो चीज़ें वगैरह होनी चाहिए। ठीक है। पहला क्या, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए, और दूसरी बात है फोकस होना चाहिए सोशल वेलफेयर पे। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यार मैं वीडियो बना तो रहा हूँ, बट ऐसा ना हो कि कॉपीराइट वगैरह आ जाए। ठीक है। इनको यहीं तक रखते हैं, बाकी जैसे ये खत्म हो जाएगी मैं वैसे ही जो है वो बाकी क्वेश्चंस की वीडियो वगैरह डाल दूंगा। ठीक है।
बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेगा, मिलते हैं शाम को। बाकी आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर सपोर्ट, बाय बाय।